नमस्कार, जय श्री राम। आप सबका स्वागत है भारत क्षेत्र यूट्यूब चैनल पे। और आज जो है हम बात करने जा रहे हैं स्पेसिफिक टॉपिक पे जो आप सब जानते हैं। जयशंकर जी की स्पीच आई है और उसके बाद उनका उनका यूएनजी एड्रेस भी आज हो चुका। लेकिन उससे पहले कि हम ये स्टार्ट करें, आज एक हम नया एक्सपेरिमेंट करेंगे और वो ये है कि वी विल लाइक टू शेयर द स्क्रीन। तो वी विल गो विद द ट्विटर हैंडल टुडे, ताकि मैं आप सबको समझा पाऊँ कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सो मेनी थिंग्स। सब आ चुके हैं लाइव में, स्वैग में है। जी प्रखर जी, धन्यवाद। एक काम करते हैं, लेट्स शेयर द स्क्रीन। बताइएगा सही से अगर दिख रहा है स्क्रीन पे। एंटायर स्क्रीन। स्क्रीन पे दिख रहा है सबको। इस बार हम डिस्कशन जो करेंगे वो, हाँ विपिन जी प्रणाम। आज हम डिस्कशन करेंगे वो ट्विटर हैंडल थ्रू करेंगे। एंड आई होप इसमें जो वीडियोस चलेंगे वो समझ में भी आएगी। सबसे पहली ये ट्वीट है जो सेक्टोलॉजी पे मैंने लास्ट 16 सितंबर का मेरा टॉक है, और इस पर 27 सितंबर को गवर्नमेंट का आया है कि भाई पैरबोल्ड राइस जो है उस पर एक्सपोर्ट टैक्स कम कर दी गई है। और मैं ये सेटोलॉजी पे 16 सितंबर को समझा रहा था कि क्योंकि उस पर डिस्कशन चल रहा था कि अगर स्विफ्ट से बाहर जाता है ट्रेड तो उससे क्या फर्क पड़ता है इन टर्म्स ऑफ जो स्विफ्ट का डेटा वेस्ट के नेशंस पढ़ पाते थे उसकी वजह से। तो इसमें मैंने राइस का स्पेसिफिक एग्जांपल दिया था, क्योंकि आप जानते हैं कि एलएसी स्टैंड ऑफ के बाद ये कदम उठाए गए थे कि राइस एक्सपोर्ट्स पे ज्यादा टैक्स लगा के एक्सपोर्ट कंट्रोल लाया गया था। तो इस पर मैंने एग्जांपल दिया है। आई होप सबको सुनाई दे रहा है ये वीडियो। नॉट श्योर, पहली बार ट्राई कर रहे हैं। सो एग्जाम्पल ये था कि जब स्विफ्ट से बाहर जाता है पेमेंट मैकेनिज्म, तो दो नेशंस के बीच जब लोकल करेंसी में ट्रेड होगा और वो पढ़ नहीं पाएंगे मैसेजेस, तो ये होगा कि वेस्ट के नेशंस का जो अभी तक प्राइस डिस्कवरी का मैकेनिज्म का बेनिफिट वो ले रहे थे, कि उनको पता लग जाता था कि कौन सा ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि पुट टर्म्स पता लग गए, कंडीशंस पता लग गए, क्या प्रोडक्ट है वो पता लग गया, प्राइसिंग पता लग गया। तब बायलैटरल ट्रेड में जब आप लोकल करेंसीज में ट्रेड करेंगे और पेमेंट सिस्टम चेंज हो जाएगा, तो ये पूरा ग्लोबल प्राइस डिस्कवरी का मैकेनिज्म प्रॉब्लम में आने वाला है। दिस इज व्हाट दिस डिसऑर्डर इज अबाउट। उसके बाद दूसरी जो ट्वीट है वो ईरान के सुप्रीम लीडर के ऊपर है, जो नेतन्याहू जी ने जो है यूएनजीए में बताया कि देयर विल बी नो प्लेस इन ईरान दैट इजराइल कांट रीच। और ये मैंने 18 सितंबर को ये लिखा था, जब पेजर ब्लास्ट हुए उसके दूसरे दिन, जब वॉकी टॉकी डिवाइसेस में ब्लास्ट हुई। और मैंने ये 16 सितंबर को ये प्रेडिक्शन डाला था खौमेनी जी को टैग करते हुए। इफ यू एवर हैपन टू विजिट सूरत, खमनी इज अ स्पेशल स्नैक इन द सिटी। ये खामेनी जी का ट्वीट था 16 सितंबर का, कि एनिमीज ऑफ इस्लाम, और उसमें उन्होंने गाजा के बाद इंडिया को ऐड किया था। उसी दिन मैंने ये प्रेडिक्शन दिया कि तुम्हारा स्नैक बनने वाला है। और फिर 17 सितंबर को पेजर ब्लास्ट हुए, और उसके बाद 18 सितंबर को फिर वॉकी टॉकी डिवाइसेस और दूसरी जगह ब्लास्ट हुए। तो मैं सिर्फ समझाने की ये कोशिश कर रहा था कि सोचना भी मत कि आप इसराइल के खिलाफ कुछ कर सकते हो।
और आपकी इंटेल सर्विसेज इतनी पोरस और वल्नरेबल हो चुकी है कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि बाजू का सिक्योरिटी गार्ड जिस पर आप भरोसा कर रहे हो वो शायद मोसाद का एजेंट हो, क्या पता। और अगर पूरा कॉन्फ्लिक्ट अगर आप करने की सोचो को भी इसराइल के साथ, तो पता लगेगा कि हाउ इल प्रिपेयर्ड योर सिस्टम्स आर, राइट, उसकी कंपैरिजन में। तो उस पर अभी 27 सितंबर को नेतन्याहू जी का आया कि नो प्लेस इन ईरान दैट इजराइल कांट रीच। तो और फिर आप जानते ही हिजबुल्लाह का जो नासरल्लाह था उसका एसेसिनेशन हो चुका है, ये भी आईडीएफ ने डिक्लेयर किया। उसके बाद जो ये नेक्स्ट ट्वीट है जिसमें मैंने लिखा है नोबडी कैन स्टॉप जम्मू फ्रॉम मीटिंग जेरूसलम। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि जम्मू का क्या कनेक्शन है जेरूसलम के साथ। तो मैंने ये अपनी जियोपॉलिटिक्स की बुक में डिटेल में दिया हुआ है फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में कि भाई जम्मू बेल्ट जो है, पूरी दुनिया में दो ही चीज है, जम्मू और जेरूसलम। जम्मू बेल्ट ने दो धर्म दिए आपको इंडस के बैंक्स के ऊपर, और दो धर्म जम्मू बेल्ट ने दिए आपको गंगा की बेल्ट पे। बिल्कुल वैसे जेरूसलम बेल्ट में आपको दो अब्राहमिक रिलीजियन मिले। सऊदी अरेबिया में जो हुआ वो अब्राहमिक एलिमेंट्स को उठा करके डेजर्ट प्रैक्टिसेस के साथ मिक्स करके खिचड़ी बनाया गया। जो मैंने 3 साल पहले जो प्रेडिक्शंस दे रखे थे पूरे गल्फ रीजन के बारे में, जहां पे मैं बता रहा था कि यूएई विल बी अ हिंदू मेजोरिटी, सऊदी विल बी अ जूइश मेजोरिटी एंड ईरान विल बी अ क्रिश्चियन मेजोरिटी। तो डी डॉलराइजेशन के साथ ये डी रेडिकलाइजेशन का वेव जो पैरेलल जाएगा, उसी में ये नेतन्याहू जी जो कल यूएनजीए में ये बता रहे थे मैप्स, जिसमें बता रहे थे कि वर्ल्ड के लिए कर्ज जो है वो ये ईरान इराक वाला रीजन है, और जो ब्लेसिंग है वो इंडिया वाला आईमेक कॉरिडोर है जो यूएई सऊदी अरेबिया से होता हुआ इजराइल के हाइफा पोर्ट तक जाएगा। तो उसी पर मैंने ये ट्वीट किया है कि जम्मू को जेरूसलम से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, जो बीच में आएगा उसको उड़ा दिया जाएगा। तो और ये जो पूरा डी रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है गल्फ रीजन में, उसमें स्पेसिफिक आप समझ रहे हो बिल्कुल जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था पुराने टॉक्स में कि जैसे हमने हमारे 370-35 रिमूव करने के बाद हम पीओके की बात कर रहे हैं, पीओजेके की, बिल्कुल वैसे इसराइल भी पहले गाजा, हिजबुल्ला, वेस्ट बैंक, जो भी उनके प्रॉक्सीज वाला एरिया है वो क्लीन अप होने के बाद ईरान की बारी आएगी। ठीक, पहले आप इनर सर्कल क्लीन करोगे, उसके बाद आउटर सर्कल की बारी आती है। तो यही है कि ये जो मैंने लिखा है कि 90% कम्युनिटी इन वेस्ट एशिया मेकिंग यूज ऑफ 5% इनोसेंट टेररिस्ट। फिर आप बोलोगे कि भाई टेररिस्ट तो फार्मर था, टीचर था, ये था, वो तो हमें तो पता ही है कि वो इनोसेंट था। लेकिन 90% कम्युनिटी जो वेस्ट एशिया में गल्फ रीजन में एक्टिंग कर रही थी कि नहीं नहीं वो तो अच्छे मुस्लिम्स हैं, खाली टेररिस्ट खराब वाले मुस्लिम हैं। एक्चुअली टेररिस्ट जो है वो 5% टेररिस्ट इनोसेंट है, उनका इस्तेमाल हो रहा है। तो टेररिस्ट टेरर अटैक कर लेता है, उसके बाद जो आप जमीन छोड़ के जाते हो वो ये 90% अच्छे मुस्लिम्स गल्फ रीजन वाले कब्जा करके सारी इतनी सारी इस्लामिक कंट्रीज वहां पे गल्फ में बनाए। समझ आ रहा है? तो जो एक्टिंग कर रहा है, आपसे अच्छी अच्छी बातें कर रहा है गल्फ रीजन में, जो मुस्लिम, जो ज्यू के साथ करता था, जो क्रिश्चियन के साथ करता था, जो ईरान में पारसी के साथ अच्छा बिहेव करता था, नहीं नहीं ये तो टेररिस्ट बुरे लोग हैं, हम तो ये सब में मानते ही नहीं है। एक्चुअली वही 90% कम्युनिटी जो है जो जमीन कब्जा करती है टेरर अटैक के बाद, ये 5% इनोसेंट टेररिस्ट का इस्तेमाल करने के बाद। तो ये फॉर्मूला 90+5+5 का डी रेडिकलाइजेशन पॉलिसी बनाने के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ट्वीट है कि जम्मू विल मीट जेरूसलम, अब इसमें तो कोई डाउट हो ही नहीं सकता, बिकॉज जब वेस्टर्न करेंसीज का पावर नहीं रहेगा इतने बेसिस मेंटेन करने का, पूरा ग्लोबल पॉलिसिंग करने का, तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत और इजराइल जो है वो गल्फ रीजन को लीड करने वाले हैं। और जैसे नेतन्याहू जी बता रहे हैं कि ये ब्लेसिंग वाला, पीस वाला कॉरिडोर जो है वो ये है, और दूसरा जो है वो बदमाशी वाला जो है।
नेक्स्ट ट्वीट देख लेते हैं हम। आई होप सबको दिख रहा है स्क्रीन। सबको क्लियर दिख रहा है स्क्रीन। नेक्स्ट ट्वीट जो है, हाँ, मैं बैंगलोर से एक्चुअली हिमाचल ट्रैवल किया, तो उसी का ये ट्वीट है जहां पे पता चल रहा है कि भाई कांग्रेस के ही मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जो है हिमाचल में, वो बोल रहे हैं कि भाई जैसे उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट लगाना है स्टॉल्स के आगे, तो विक्रमादित्य सिंह जो है कांग्रेस गवर्नमेंट में हिमाचल में, वो बोल रहे हैं कि ऐसे होना चाहिए हिमाचल में भी। लेकिन कांग्रेस वाले जो हैं उनको डांट रहे हैं, उनको बोल रहे हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। राइट, वही वोट बैंक वाली जो उनकी पॉलिटिक्स है। तो हिमाचल प्रदेश में आज जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ऑफिसेस प्रोटेस्ट करने वाली है। तो ये तो साफ हो गया कि भाई डी रेडिकलाइजेशन जो है, आवाज आ रहा है अभी ऑडियो? नो ऑडियो नो फेस। आवाज नहीं आ रहा है अभी? ओके, अजय सिंह को तो आ रहा है आवाज। ठीक है, लेट मी जस्ट शेयर स्क्रीन अगेन। अभी आ रहा है आवाज? आई होप सो, बिकॉज बार बार ये चेक करना पड़ेगा। दूसरा जो ट्वीट है मुइजो जी के बारे में है। तो इनको जो है अपने स्टेटमेंट्स वो वापस ले रहे। क्लियर बात है कि भाई ज्योग्राफी जो है वही हकीकत है, और कैश फ्लो जो है वही जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स दोनों रन करेगा। तो मुइजो जी जो है वो हमारे बोल रहे हैं कि ही इज ईगर टू विजिट भारत। तो इस पर मैंने ये फनी सा ट्वीट किया था। ये वो है। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि भाई हमें गम है कि भाई जो भी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कमेंट हुई थी, मैंने वो मिनिस्टर्स पे एक्शन भी लिया, और मैंने इंडिया आउट कैंपेन में मेरा कोई बड़ा रोल नहीं था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ट्राइंग टू मेक अ बैकग्राउंड कि भारत की विजिट मिल जाए, उसको फाइनल हो जाए। दूसरा मैंने ये फनी सा ट्वीट किया था। टूर में भी काम कराते हैं, बिकॉज नेतन्याहू जी का ये आया था कि भाई न्यूयॉर्क में जो यूएन का समिट अटेंड कर रहे हैं, वहां से नासिरुल्लाह जो है हिजबुल्लाह के टेरर लीडर, उसका असैसिनेशन अप्रूव कर रहे हैं वो वहां से। ठीक है, तो ये मैंने फनी सा एक ट्वीट किया था। ओके, दूसरा नेक्स्ट ट्वीट जो है, हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्वीट है कि इस पर जो है, हाँ, जयशंकर जी का ये कमेंट आया जहां पे वो यूएस और वेस्ट को समझा रहे हैं कि आप पाकिस्तान को मदद कर रहे थे इतने टाइम से, राइट, और हमको जो है आपने पाकिस्तान को आर्म्स भी दिए और इंडिया को कुछ नहीं दिया, जो कि वी वर अ डेमोक्रेसी, जबकि वो तो मिलिट्री जो भी था रिजीम इनडायरेक्ट जो चल रहा था। और फिर हमको जो है सोवियत यूनियन की ओर नजर करनी पड़ी एज अ मिलिट्री पार्टनर।
तो उस पर मैंने ये इंपॉर्टेंट सा ट्वीट किया। एक बुक है जिसमें से मैंने ये रेफरेंस दिया है कि स्टैलिन्स वॉर्स करके बुक है, और इसमें ये लिखा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ये समिट हुई, किसके बीच? रूजवेल्ट जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, स्टालिन जो रशिया के, और यूके के चर्चिल, ये तीनों के बीच समिट हो रही है। और इस समिट स्टार्ट होने से पहले रूजवेल्ट जो है वो स्टालिन को समझा रहे हैं कि भारत और चाइना जो है वो फ्रांस को तो हम दे ही नहीं सकते आफ्टर द वॉर। मतलब आप सोचो कि किस प्रकार का डिस्कशन चल रहा है जहां पे इंडिया और चाइना को बांटने की कोशिश हो रही है। मतलब आप जैसे कोई प्रोडक्ट हो गया ना, जैसे छोटा सा क्या कोई फ्रूट है, किसी को दे दिया उठा करके, तो बात ये चल रही है कि इंडिया चाइना फ्रांस को तो नहीं दिया जा सकता। अच्छा, आप सब जानते हैं कि वी वर अ ब्रिटिश कॉलोनी, हम तो ब्रिटिश कॉलोनी थे। मतलब अगर ये समिट में डिस्कस होता कि फ्रांस को दे देना है, तो फ्रेंच इन्फ्लुएंस होता कांग्रेस पार्टी के ऊपर। आप सोच सकते हैं इसका क्या मतलब है ये डिस्कशन का। और चलो ये तो डिस्कस हो गया कि भाई इंडिया चाइना फ्रांस को नहीं दिया जा सकता। उसके बाद स्टालिन को शॉक लगता है रूजवेल्ट के दूसरे ऑफर के बारे में। दूसरा ऑफर क्या है? लेट्स नॉट डिस्कस द इंडिया क्वेश्चन विथ मिस्टर चर्चिल। मतलब यूएस का प्रेसिडेंट रशियन प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं कि चर्चिल को नहीं बात करते इसके बारे में। किसके बारे में? भारत का क्या करना है उसके बारे में चर्चिल से डिस्कस नहीं करते, यूके से नहीं करना है। लेट अस सेटल बिटवीन द टू ऑफ अस। कौन टू? यूएस और यूएसएसआर। ये दोनों यूएसएस एंड यूएसएसआर विल जॉइंटली रिफॉर्म ब्रिटिश इंडिया टू बी अ सोवियत स्टाइल रेवोल्यूशन। मतलब अमेरिका का प्रेसिडेंट रशियन प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं तुम रख लो ब्रिटिश इंडिया, तुम उसमें सारा कम्युनिज्म वाली चीजें करना, ठीक है? यूके को कुछ नहीं बताते इसके बारे में। लेट्स नॉट डिस्कस दिस विद मिस्टर चर्चिल। मतलब भारत के साथ जो पिछले 60-70 साल से पूरा लाइसेंस राज चला, पूरा लेफ्टिस्ट एजुकेशन चला, और वो बाबूडम जो पूरा चला, जहां पे कुछ प्राइवेटाइजेशन नहीं हो पाया, कुछ इनोवेशन नहीं हो पाया, उसके बाद उसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का थप्पा लगा के हमें और चिढ़ाया गया। ये सब जो है ऑलरेडी डिस्कस, मतलब उसका डिसीजन पहले ही ले लिया गया था। हमको सोवियत को चिपका दिया गया था। किसके द्वारा? यूएस के द्वारा। अब ये व्यूअर्स को समझना बहुत जरूरी है कि ये क्रिटिकल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आपको बताया जाएगा कि जियोपॉलिटिक्स में जो पढ़ाया जाता है कि दो गुट है, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, और हम तो नॉन अलाइन थे। नेहरू जी चाचा जो है पॉलिसी लेके आए थे नॉन अलाइनमेंट, लेकिन गवर्नेंस पूरा सोशलिस्ट चल रहा था। तो सोशलिस्ट इसलिए नहीं चल रहा था क्योंकि हमने सिलेक्ट किया सोशलिस्ट गवर्नेंस। सोशलिस्ट इसीलिए चल रहा था क्योंकि यूएस ने हमें सौंप दिया था सोवियत यूनियन को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझना, इसका क्या मतलब है। मतलब ये वाली समिट में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात हो रही है, जो तीनों के बीच समिट हो रही है। ठीक है, ये समिट में ये डिस्कस हो रहा है कि सोवियत के पाले में जाएगा इंडिया का गवर्नेंस। मतलब कांग्रेस पार्टी कौन सी कंट्री चलाएगी, कहां से। अब समझ में आ रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री के साथ क्या हुआ होगा। सारी डिफेंस डील के किकबैक्स जो थे वो कौन सी पार्टी को मिले होंगे इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए। तो आपको बिल्कुल अब सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि क्यों सोवियत यूनियन विघटित हुआ 1990 के आसपास। उसके 10 साल बाद बीजेपी को चांस मिला, वाजपेयी को, और वो भी कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं। ठीक, फिर और 10 साल लगे हमें जगने को, फिर 2014 में कुछ नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट आई है हमारे पास। मतलब आप समझ सकते हैं कांग्रेस पार्टी कहां से चल रही थी। अब ये समझ लो आप कि जयशंकर जी जब एक्सप्लेन कर रहे हैं
मीडिया को, ग्लोबल मीडिया को बोल रहे हैं कि हमको रशियन आर्म्स लेने पड़े। एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही कहां है जब ये डिसीजन जो है यूएस ने खुद ले लिया था, सोवियत को पकड़ा दिया गया था है? अच्छा, अब क्वेश्चन ये आएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पढ़ो। स्टालिन स्टालिन हु वाज एक्सपेक्टिंग द टू कैपिटलिस्ट, कौन से कैपिटलिस्ट, यूएस और यूके, टू गैंग अप ऑन हिम कुड नॉट बिलीव हिज लक, मतलब उसको भरोसा नहीं हो रहा कि इतनी अच्छी ऑफर मिल रही है उसे। On hearing Roosevelt disparaging Churchill before the summit began and handing over of the crown jewel of British India on a plate for imposing socialist governance, मतलब उसको तो मुफ्त का मिल गया भारत प्लेट पे सजा के, उसको भरोसा नहीं हो रहा अपने लक के ऊपर। तो आप एक बात समझो कि इसमें से आपको क्या समझ आई, क्योंकि अभी तक तो दो गुट थे जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से और दोनों गुट ने एक दूसरे के साथ लड़ना था, पर ये दो गुट क्यों बने और क्यों लड़वाया जा रहा था दोनों गुटों को? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो मैंने मेरी जियोपॉलिटिक्स की बुक में दिया है कि टू बकेट थियरी, एक नेबर को दूसरे नेबर के साथ फाइटिंग करवाने की है, उसके बिना डॉलर स्टार्ट ही नहीं होता, वर्ल्ड का डॉलराइजेशन शुरू नहीं हो पाता। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब पूरा गोल्ड यूएस ने कलेक्ट कर लिया वॉर सप्लाईज की एक्सचेंज में, उसके बाद पाउंड को रिप्लेस किया विथ डॉलर, तो उनको पता लगा कि सारे नेबर्स को फाइटिंग करानी पड़ेगी, तब जाके एक बकेट ऑफ नेशंस को आर्म्स और डॉलर्स मिलेंगे, दूसरे बकेट को सैंक्शन किया जाएगा, तभी जाके डॉलर चल सकता है सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी स्टेटस में। मतलब प्लानिंग किस हद तक की हो चुकी थी वॉर के टाइम पे कि यूएस के प्रेसिडेंट स्टालिन को बोल रहे हैं कि तुम ये रख लो तुम्हारे पास, क्योंकि एक साइड सोवियत के पास होगी और एक साइड वेस्ट की साइड होगी, तो ही तो दोनों के बीच वॉर होंगे, और जब वॉर होगा तब तो जाके वॉर इकोनॉमी चलेगा, डिफेंस का बिजनेस चलेगा और डॉलर रह पाएगा यूएस डॉलर रिजर्व करेंसी के स्टेटस में। समझ आया? और जहां जहां ब्रिटिश कॉलोनीज में बाजू वाले के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, वहां वहां लकीर खींच के दुश्मनी क्रिएट करी गई। मतलब इजराइल और पैलेस्टाइन का इशू भी तो भारत के साथ ही स्टार्ट हुआ, इंडिया और चाइना के बीच जो इशू स्टार्ट हुआ वो भी तो वो जो पूरी मैकमोहन लाइन और एलएसी वाला जो पूरा जो कभी उसमें क्लैरिटी नहीं आई, वो भी तो ब्रिटिश उसी टाइम की थी। तो हर जगह ऐसे लाइन खींच दी गई कि दोनों नेबर्स बराबर से झगड़े। ओके, तो ये डॉलराइजेशन का, डॉलर का रिजर्व करेंसी स्टेटस में रहने का तरीका समझ आ रहा है? दैट इज व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आवाज आ रहा है सबको? नवीन जहां बोल रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, ऐसे क्यों हो रहा है? आवाज आ रही है सबको? मैसेज में लिख दो, कमेंट में, तो पता लगेगा सबको आ रही है, नवीन जी को नहीं आ रही। नवीन जी क्या चल रहा है? ठीक है, तो दिस इज व्हाई हिस्ट्री को रिविजिट करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि पता चलेगा क्या क्या हुआ है हमारे साथ। ठीक है, इसलिए मैंने ये ट्वीट की थी कि वेस्टर्न मीडिया को या ग्लोबल मीडिया को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत ही कहां है कि हम सोवियत से आर्म्स खरीद रहे हैं, जब यूएस ने पकड़ा ही दिया गया था भारत को, सोवियत को पकड़ा ही दिया था उन्होंने। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, उस बुक में से भी मिल जाएगा, अगर आपको पढ़नी है पूरी तो आप पढ़ सकते हैं, स्टालिन्स वॉर्स। ठीक है, उसके बाद वाला जो ट्वीट है नेतन्याहू जी का तो हमने कवर कर लिया है। उसके बाद ये वाला ट्वीट, हाँ, जो के फेक न्यूज चला, इतना फेक न्यूज चला है, ट्रंप मिलने वाले हैं मोदी जी से, ये फेक न्यूज सारी मीडिया ने चलाया। ठीक है, और इस पर ये 7 सितंबर का मेरा एपिसोड है। ट्रंप ने डिक्लेयर किया खुद
कि मैं मिलने वाला हूँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी मुझसे मिलने आने वाले हैं, उससे एक वीक पहले मैंने जयपुर डायलॉग्स पे क्लियर एक्सप्लेन किया कि ये नहीं होना चाहिए, राइट। उसका लॉजिक भी समझाया मैंने, सुनना है तो सुन ले। तो यहाँ पे जो है संजय जी मुझे पूछ रहे थे कि उन्होंने इतना इंटरफियरेंस किया है तो अब हमारी बारी। तो मैंने समझाया कि लास्ट टाइम जब हमने हाउडी मोदी वाला प्रोग्राम किया था और फिर ट्रंप ने, एक्चुअली इलेक्शन से तो काफी दूर था वो, यूएस इलेक्शन से, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने तब जो इस्तेमाल किया वो स्लोगन का इलेक्शन के टाइम, अब की बार ट्रंप सरकार, तो इसका खामियाजा फिर हमें भुगतना पड़ता है जब दूसरी पार्टी पावर में आ जाती है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि ये मीटिंग नहीं होनी चाहिए, अगर होने वाली हो तो, या अगर कोई स्पीच देने वाले प्रधानमंत्री जी, तो ट्रंप को प्रमोट करने की हमें कोई जरूरत नहीं, वी शुड अवॉइड इट। तो लेकिन पूरा फेक न्यूज चला, सारे एक्सपर्ट्स ने पता नहीं कहाँ से इनको इंफॉर्मेशन मिलती है, आई डोंट नो, शोज बनाते रहते हैं, भगवान जाने क्या ही करते रहते हैं। अभी कल तक परसों तक तो ब्रिक्स और एससीओ को गाली दे रहे थे, इंडिया चाइना का वॉर करा रहे थे, कम से कम 500 एपिसोड पाकिस्तान को तोड़ने के बन चुके हैं, और 1000 बन चुके होंगे चाइना को तोड़ने के, और पता नहीं क्या ही चलता रहता है, आई डोंट नो, पूरा फेक मीडिया है। um, दूसरा, ये जो ट्वीट था मेरा स्कोडा के ऊपर, फॉक्सवैगन का जो महिंद्रा के साथ जॉइंट वेंचर की बात हो रही है, 15 नई एसयूवी आ सकती है, और पोलो का प्रोडक्शन यूरोप में रुक दिया गया है, और 10 और जो है रफेल वाले, मिराज फाइटर्स वाले, वो इंडिया में एमआरओ स्टार्ट करेंगे, और एक इंडियन नेशनल को हेड करेगा वो वेंचर। तो ये मैंने प्रेडिक्शन बहुत साफ दिया था, 2 साल से दे रहा हूं, कि वेस्टर्न कंपनीज के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, अगर उन्हें सरवाइव करना है ये फाइनेंशियल क्राइसिस, तो या तो उन्होंने भारतीय कंपनी बनना है, या कोई भारतीय बिजनेसमैन उनमें स्टेक खरीदेगा। तो ये जो स्कॉडा है वो 50% स्टेक अपना जो है डाइवेस्ट करने वाले, और महिंद्रा खरीदेगा। ओके। और जॉब कट्स तो हमें पता ही है कि यूरोप का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, डी डॉलराइजेशन के साथ, तो और कोई चारा बचा ही नहीं है। और ये मैंने और एक जो प्रेडिक्शन दिया था 13 फरवरी को 2023 सत्तोलॉजी पे, कि कॉर्पोरेशंस वहीं जाएंगे जहां प्रॉफिट्स उसको ले जाएगा। क्योंकि बार बार जब मैं प्रेडिक्शन देता हूं फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में, तो मुझे बोला जाता है अंकित जी यूएस के पास तो ये है, अंकित जी यूके के पास तो ये है, यूरोप के पास ये है। फिर मैं उन्हें समझाता हूं भाई ये कंट्रीज के पास नहीं है, ये कंपनीज के पास है, और कंपनीज कल ही घूम जाएगी, जहां प्रॉफिट दिखेगा वहां भाग जाएगी कंपनीज। कंपनीज चला रही है वेस्टर्न गवर्नेंस, वेस्टर्न गवर्नेंस कंपनीज को रोक नहीं पाएगी। आप गलत समझ रहे हो, जो कोई भी बोल रहा है वेस्ट इज टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर, उनको पता ही नहीं है कंपनीज आर टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर, नॉट वेस्ट। ओके। कंपनीज जहां शिफ्ट हो जाएगी कल ही, जैसे ही हम बोलेंगे जहां परचेसिंग पावर होगा वहां पे वो शिफ्ट कर लेंगे। इसलिए मैं बार बार बताता हूं कि जो लोग बोलते रहते हैं वेस्ट इज दिस, वेस्ट इज दैट, उनको पता ही नहीं है कौन से वेस्ट की बात कर रहे हो, कंपनीज की बात कर रहे हो, पब्लिक की बात कर रहे हो, गवर्नमेंट की बात कर रहे हो, या डीप स्टेट की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो। ओके। तो ये जो प्रेडिक्शन, ये हमने कवर कर लिया। वो तो है ही, राफेल का होना ही था, मैंने बताया ही था कि जब भी प्रोडक्शन होगा तब यही होना है। अब ये मजे का ट्वीट है, ये वेस्ट का कोई बंदा है जो ट्वीट करके बोल रहा है समथिंग वियर्ड इज गोइंग ऑन इन द आईटी सेक्टर क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा।
कि डी डॉलराइजेशन का मतलब क्या होता है। इस पर मैंने ये ट्वीट किया था कि जो लोग, अभी सबको सरप्राइज हो रहा है क्योंकि उनको अभी भी समझ नहीं आ रही, अब थोड़े टाइम बाद पता लगेगा, उन सारे एनआरआईज को भी पता लगेगा कि हम जो ये पूरा इंटेलिजेंस होने का पूरा नरेटिव चला रहे थे कि हम तो ब्रेन ड्रेन हमारा होके हम यहाँ पे आए बिकॉज वी वर इंटेलिजेंट। ना भाई साहब, पूरा टेक सेक्टर और डिफेंस सेक्टर के जो भी एम्प्लॉइज है उनको डायरेक्ट प्रिंटिंग मशीन में से पैसे छप छप के मिल रहे थे। उनके पर्सनल इंटेलिजेंस के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये फेडरल रिजर्व का प्लान था कि यूएस वाली सैलरी लेवल की सैलरी दे के हम सारे टैलेंट, सारी कंट्रीज के टैलेंट को खींच के उनको कूलीज वाला काम करवा के ये वाली पेमेंट देंगे। समझ आई? टेक सेक्टर जहां पर भी जिसको भी अच्छी पेमेंट मिली पिछले 50 साल में, ये डायरेक्ट डॉलर की प्रिंटिंग का था, सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी स्टेटस की वजह से। इसको इंटेलिजेंस के साथ दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं। तो जो लोग ने 50 साल से मीडिया में भी ये नैरेटिव चलाया, भारत का ब्रेन ड्रेन हो रहा है, भारत का ब्रेन ड्रेन हो रहा है, सबसे पहले तो वो ब्रेन ड्रेन था ही नहीं, वो धर्म ड्रेन था। धर्म ड्रेन कैसे? क्योंकि फाइनेंस हैंडल करने की जो वैल्यूज है भारतीयों की, वो सनातन इकोनॉमिक्स की वैल्यूज से आती है कि लाइफ साइकिल्स है, मतलब आगे की जनरेशन और पीछे की जनरेशन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। इसकी वजह से वो फाइनेंशियली सक्सेसफुल है भारतीय लोग, ठीक, क्योंकि हम वन लाइफ में बिलीव नहीं करते, वो रिलीजियंस बिलीव करते हैं, धर्म बिलीव नहीं करता। तो एनआरआईज जहां जहां भी सक्सेसफुल हुए वो इसीलिए सक्सेसफुल हुए क्योंकि फाइनेंस हैंडलिंग करने का उनका वैल्यू धर्म से आता है। इसलिए नहीं कि कोई अब्राहमिक सर्कल में वो इंटेलिजेंट बन गए किसी क्लासरूम में बैठ के, नहीं। ओके। और ऑब्वियस सी बात है कि भारत से कोई भी ह्यूमन रिसोर्स बाहर जाएगा तो ऑन एन एवरेज वो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा ही। उसका साफ रीजन है, वी आर द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। 3-4 लैंग्वेज तो हम सुबह नाश्ते में खा जाते हैं, राइट? हिंदी गुजराती इंग्लिश 3 तो आई नो, छोटे बच्चे हैं जो 4-4 5-5 लैंग्वेज खा जाते हैं। तो इनके बस की नहीं है किसी फॉरेन सिटीजन की इंटेलेक्ट में कंपेयर करने की। लेकिन समझना हमें यह है कि जो भारतीयों को वो बोलते हैं, जब एनआरआईज बोलते हैं कि हम ज्यादा इंटेलिजेंट थे इसलिए निकल लिए, नहीं, तुमको डॉलर छप के मिल रहा था डायरेक्ट। स्पेशली टेक सेक्टर को तो थोड़े टाइम में समझ आ जाएगी कि मैं क्या बोल रहा हूं और उसका क्या मीनिंग होता है। और छप कैसे रहे थे डॉलर? बिकॉज ऑफ द रिजर्व करेंसी स्टेटस। रिजर्व करेंसी स्टेटस कैसे मेंटेन किया? 2 बकेट थियरी और गुंडाई करके पूरी दुनिया में, ठीक। तो गुंडाई की वजह से वेस्टर्न सिटीजन रिच है और कोई रीजन नहीं है। 27 सितंबर, और अगर कुछ इनोवेशन भी हो पाया, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो या जो भी हो, वो इनोवेशन भी डॉलर की वजह से। लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपने बांटा है पैसा। कोई भी इनोवेशन कर लेगा जब मुफ्त का पैसा बट रहा है। आप 1 साल खाली अहमदाबाद की स्कूल्स में बांट के देखो मुफ्त के पैसे, आपको 5 गूगल निकल के देंगे। जितने चाहिए उतने पैसे जरा बांट के देखो इंडियन स्कूल्स में, एक ही साल में मिल जाएगा। इनको तो 50 साल लगे गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल बनाने में। मैं 1 साल में इंडियन स्कूल्स और कॉलेजेस में आप बच्चों को बांट के देखो फ्री में पैसे, 0 to 3% इंटरेस्ट रेट पे, एक ही साल में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट निकल आएगा। 27 सितंबर, हाँ, इजराइल रिजेक्ट्स यूएस बैक्ड सीज फायर प्रपोजल। हाँ, तो जो हमारे यूएस के जो मॉरल साइंस वाले जो लेक्चर्स होते हैं, तो इजराइल को भी देने की कोशिश करते हैं, वो तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस बार एक अच्छी चीज हुई है, इस बार एक्सपर्ट्स को बेवकूफ नहीं बनाया इन्होंने। इस बार इजराइल ने खुद डिक्लेयर कर दिया कि भाई $8.7 बिलियन का एड पैकेज हमें मिल गया है यूएस से। अभी तक वो मीडिया को बेवकूफ बना रहे थे यूएस वाले, ये छाप के कि बाइडेन वॉन्ट्स नेतन्याहू टू स्टॉप एक्शन। ऐसी हेडलाइन 5 बार आ चुकी है और 5 बार इजराइल को मिलिट्री एड ही मिला है। हर बार मैंने बताया कि फेक है, लेकिन एक्सपर्ट्स वीडियो बनाए जा रहे हैं।
इस बार इतना अच्छा किया कि एक्सपर्ट्स लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया गया। इसराइल ने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि 8.7 बिलियन हमको मिल गए। नेक्स्ट, अभी रघुराम राजन जी जो हैं उनको डी डॉलराइजेशन थोड़ा समझ में आ रहा है। आई होप सबको सुनाई दे रहा है क्लियर? ओके। अभी रघुराम राजन जी को डी डॉलराइजेशन समझ आया, तो कैसे उनकी स्टोरी जो है पूरी स्टेटमेंट यू टर्न हो गई। जैसे हमारे सारे एक्सपर्ट्स मीडिया वाले कैसे यू टर्न ले रहे हैं, अब चाइना के बारे में अच्छा बोलने लग गए हेडलाइन आने के बाद। अभी तक इंडिया चाइना का वॉर करा रहे थे अभी लास्ट मंथ तक, और ब्रिक्स को बोल रहे थे ये तो क्या है, ब्रिक्स के बारे में बोल रहे थे डेड ऑन अराइवल, ये तो हो ही नहीं सकता है। ये सारे एक्सपर्ट्स अब यू टर्न लेंगे, आप देखो, क्योंकि अब हेडलाइन आ चुकी है, जयशंकर जी स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। अब ये सारे जो है रशिया इंडिया चाइना की बातें करना शुरू कर देंगे, जो आपको मैं 2 साल से इनको बता रहा था कि भाई क्यों फेक एनालिसिस कर रहे हो, इंडिया चाइना का कुछ भी नहीं है। लेकिन नहीं, इन्होंने चलाना है बस, क्योंकि मीडिया छाप रहा है फेक एक के बाद एक हेडलाइन। तो 26 सितंबर 2024 रघुराम राजन बोल रहे हैं इंडिया नीड्स टू डू मोर टू क्रिएट जॉब्स एंड बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग। जून में रघुराम राजन जी बोल रहे थे कि सर्विस सेक्टर इज द स्ट्रेंथ, पॉलिसी मेकर्स मस्ट गिव अप मैन्युफैक्चरिंग फैटिश। तो ये जो है ना, ये कॉलोनियल माइंडसेट वाली लैंग्वेज दिखाई दे रही है, वो हमारे पॉलिसी मेकर्स को एडवाइस कर रहा है, वहां से बैठा बैठा बोलता है मैन्युफैक्चरिंग फैटिश तुम्हारी बंद कर दो। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी और पूरी टीम जो है वो सेमीकंडक्टर फैब लगा रहे, उनकी कंपनीज को यहां लेके आ रहे ऑपरेशंस के लिए। ठीक, तो पेट में जो जलन होनी है इनके, तो ऐसी इस प्रकार की डाउनग्रेडिंग वाली लैंग्वेज ये लोग इस्तेमाल करते हैं। बेस्ट का ये तरीका है आपके साथ बात करने का, एशियन कंट्रीज के साथ। तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग की ये सारी जिद छोड़ दो, तुम सर्विसेज सेक्टर, हमारे लिए कूली वाला काम करना ही तुम पसंद करो, वही कंटिन्यू करो। दैट इज व्हाट इज सेइंग। तुम आउटसोर्सिंग वाले काम करो, तुम बैक ऑफिस वाले काम करो, कुछ ओरिजिनल प्रोडक्ट तुम मत बनाओ। ये हमको 20 जून को ये एडवाइस कर रहा था ये बंदा। अब उसको डी डॉलराइजेशन समझ आई तो बोलता है कि नहीं सही है, मैन्युफैक्चरिंग ही बूस्ट करो। ठीक है, यही हाल हमारे सारे जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का होना है, जो रशिया इंडिया चाइना के बारे में गलत सलत बोल रहे थे। एससीओ इज अ चाइना डोमिनेटेड बॉडी, ब्रिक्स इज अ चाइना डोमिनेटेड बॉडी, प्रधानमंत्री जी ब्रिक्स में नहीं जाएंगे, ये सब जो अफवाहें फैला रहे थे वेस्टर्न मीडिया के साथ, 10-10 शो बना रहे थे हेडलाइन के साथ। अब वो अच्छा अच्छा देखो पूरा ऐसे रघुराम राजन की तरह टर्न लेंगे। अभी कुछ ही दिन, थोड़े ही दिन में देखो क्या क्या बातें करते हैं। हाँ, ये मुझे पूछा गया था भाई 23 तारीख को कि प्राइम मिनिस्टर ट्रंप से मिलेंगे नहीं मिलेंगे। मैंने उसी दिन बता दिया था ही शुड नॉट। यू थिंक मोदी जी विल बी मीटिंग डोनाल्ड ट्रंप? ही शुड नॉट। ठीक, बेवकूफ बनाते रहते हैं फेक चला चला के। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, गार्गी जी का पूरा ट्वीट है कि मदरहुड के बारे में, और मैंने इस पर दिया है मॉर्गन स्टैनली का हेडलाइन कोट ट्वीट किया है, जो बोल रहे हैं कि 45% वुमन सिंगल रह जाएगी विदाउट अ चाइल्ड बाय 2030। तो उस पर मैंने ये प्रेडिक्शन दिया है कि मदरहुड और पेरेंटिंग के कोर्सेज बूम होने वाले 2030 के बाद। क्यों? लेकिन तब तक 2 जनरेशन वेस्ट वुमन की बर्बाद कर चुका होगा, फालतू का वुमन एम्पावरमेंट नैरेटिव चला के। राइट, जो मैंने अब्राहमिक इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट के बारे में इतना क्लियर समझाया है। क्या समझाया है? कि अगर आप वुमन को फर्टाइल ईयर्स में जॉब मॉडल में डालोगे तो आपके सारे बर्थ रेट चले जाएंगे, जो पूरी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हुआ, चाइना के साथ हुआ, जापान के साथ हुआ, कोरिया के साथ हुआ, यूरोप के साथ हुआ, रशिया के साथ हुआ। ठीक, तो अब ये मॉर्गन स्टैनली को अब होश आ रहा है बर्बाद करने के बाद। 2 जनरेशन ऑफ वुमन पूरी बर्बाद होने वाली है, कैट और डॉग्स के साथ जिंदगी बिताएगी। ठीक,
समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संस्कार क्यों इतने इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के लिए। ये ग्राउंड इन्वेजन ऑफ लेबनान का जो डाला था मैंने ट्वीट, उसके बाद ये जो है, जो एक साल पहले ही मैंने पी गुरुज पे बता दिया था कि वेस्ट जो है वो बिटकॉइन से डी डॉलराइज कर रहा है और ब्रिक्स जो है वो गोल्ड से डी डॉलराइज कर रहे हैं। तो इसी पर मैंने ये फनी ट्वीट लिखा है कि डॉलर की जो फिजिकल नोट्स है वो ये बोल रही होगी मैं क्या करूं, अब जॉब छोड़ दूं। कब डीमोनेटाइज होने वाले फिजिकल डॉलर। तो 25 सितंबर को पेपाल का आ गया है कि अब वो सारा एक्सेप्ट करेंगे बिटकॉइन और क्रिप्टो एज पेमेंट्स फॉर बाइंग सेलिंग एंड इवन होल्डिंग। क्लियर ही है कि वो बिटकॉइन से डी डॉलराइज कर रहे हैं अपने आप को वेस्टर्न कंट्रीज। दूसरा, हाँ, यही मैं समझा रहा था। ऑल दी एंटी चाइना वीडियोस एंड हेडलाइंस सिंस मार्च 2022 वर कंप्लीटली फेक एंड रॉन्ग। उसके बाद जितने भी फेक मीडिया चलाए हैं मार्च 2022 के बाद, गालवान के बाद की बात हो रही है, ये गालवान इंसिडेंट के बाद की, मार्च 22 के बाद की बात हो रही है, उसके बाद वाली सारी एंटी चाइना हेडलाइंस फेक है। वापस मैं समझा दूं, मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से जुलाई 2021 वो डेडलाइन थी उनको एलएसी स्टैंड अप से वापस जाने का था, लेकिन हमारे डिप्लोमेट्स ने बड़े ही स्मार्टली चेंज कर दी एजेंडा की लाइन, जिसमें मई 2020 स्टेटस को हटा के उन्होंने लिखा ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज एट द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ एलएसी। और 2013 का जो मनमोहन सिंह के टाइम का जो एनक्रोचमेंट हुआ था देपसांग में, वो इंक्लूड करा लिया एजेंडा में, इसीलिए वो नहीं जा पाए वहां से। तो जुलाई 2021 के बाद पूरा एलएसी स्टैंड ऑफ इसीलिए चल रहा है क्योंकि हमने 2013 का पॉइंट एजेंडा में जबरदस्ती घुसवाया। ठीक, ये बात समझ लो। क्या इसका मतलब ये है कि हम चाइना को ट्रस्ट करने लगेंगे? क्योंकि पब्लिक से ये बार बार मुझे क्वेश्चन आता है, अंकित जी आप ये बोल रहे हो कि चाइना को ट्रस्ट करें। ट्रस्ट तो आपने रशिया को भी नहीं करना, ट्रस्ट तो आपने फ्रांस को भी नहीं करना, ट्रस्ट आपने इसराइल को भी नहीं करना, ट्रस्ट यूएस को तो बिल्कुल भी नहीं करना। ट्रस्ट वाली कोई बात होती ही नहीं डिप्लोमेसी में, भूल जाओ। अगर आप ट्रस्ट करने को बोल रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि मैं जाके सो जाऊं, फॉरेन पॉलिसी ऐसे नहीं चलती। सोने का कोई यहाँ पे विंडो नहीं है किसी भी कंट्री के साथ। मैंने कोई फॉरेन पॉलिसी स्टैंड ले लिया, हाँ सब सब मान ही रहे होंगे, ऐसा अज्यूम नहीं कर सकते। 24/7 अलर्ट रहना पड़ता है फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी में। तो ट्रस्ट वाला तो मैटर ही भूल जाओ। रशिया को भी नहीं करने का है, फ्रांस को भी नहीं करने का है, इसराइल को भी नहीं करने का है, किसी को नहीं करने का है। ट्रस्ट की कोई बात ही नहीं होती। हाँ, हम जो बोल रहे हैं उसका वजन होता है क्योंकि हम जो बोलते हैं वो करते हैं। सामने वाला हमारी बात पे ट्रस्ट कर सकता है, लेकिन बाकी किसी का भी वर्ल्ड में आप ट्रस्ट वाला मैटर भूल जाओ फॉरेन पॉलिसी में। ठीक, तो ये जयशंकर जी का जो स्टेटमेंट आया, इंडिया चाइना रिलेशनशिप इज द की टू द फ्यूचर, ये बार बार जो आई थिंक मैंने 2 साल पहले प्रेडिक्ट किया था कि रशिया इंडिया चाइना अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्लियरली डिमार्केट करेंगे। उसके बाद जयशंकर जी की बुक में भी आ गया कि जब तक एशिया मल्टीपोलर नहीं हो जाता तब तक वर्ल्ड मल्टीपोलर नहीं हो सकता। वही चीज जो मैंने बोली, मतलब आप क्लियर अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मार्क करेंगे। तो अगर भूटान आपके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है तो वहां चाइना इंटरफियर ना करे, और अगर कुछ कर भी रहा है तो आपको बता करके करेगा, आपको कॉन्फिडेंस में लेके करेगा। ठीक है, दिस इज व्हाट इवन जयशंकर जी इज टेलिंग कि अगर पूरा वर्ल्ड हमें मल्टीपोलर करना है तो पहले एशिया को मल्टीपोलर करना पड़ेगा। दूसरा, ये जो ट्वीट है 500 की नकली छाप के कंट्री चला लेते, ये हमारे यूनुस जी जो है, अंकल चिप्स और शहबाज जी, दोनों एक दूसरे को मिले और बता रहे हैं कि भाई मालदीव वाला तो पैसे ले आया। हम दोनों 500 की नोट छाप लेते, लेकिन सुना है वो भी कैंसिल हो सकती है। ठीक। फनी इस पर ट्वीट किया, और राजनाथ सिंह का तो ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पे आ गया कि भाई हम ही से ले जाओ पैसे, आईएमएफ से मांग रहे हो, सच्चा हम ही से ले जाओ। ओके।
क्वेश्चंस। चलो Q&A सेशन स्टार्ट करते हैं। सर, भारत रशिया चाइना पीपल टू पीपल टाइज बिगिन, सबसे पहले रशिया के साथ बिगिन हो जाएगी। चाइना का अभी थोड़ा देर है, पहले ट्रेड कॉन्क्रीटाइज होगा थोड़ा बहुत, उसके बाद चाइना के साथ शुरू हो सकता है। दूसरा है स्वप्निल जी, धन्यवाद। In multipolar world, which nation will be the richest? Give a list, and Bharat will be richest in the multipolar world, and how will be rich? हाँ, तो सबसे पहले जो ये रिचेस्ट की बात होती है कंट्री वाइज, रिचेस्ट से भी ज्यादा, मतलब अगर आप टोटल वेल्थ की, टोटल इनकम और वेल्थ की बात करोगे, तो उसमें से अब वो जीडीपी इंडेक्स का तो मुझे नहीं लगता 2030 के बाद कुछ रेलेवेंस बचने वाला है, और वो डॉलर टर्म्स में तो होगा भी नहीं। ठीक। दूसरा, रिचेस्ट की बात हो रही है तो शायद आप पर कैपिटा की बात कर रहे हो, तो पर कैपिटा अभी बढ़ने में कम से कम भारत को 10 साल लगेगा, 10 years। रिचेस्ट मतलब पर इंडियन सिटीजन उतना इनकम और वेल्थ होना, वो बूम होने में अभी कम से कम 10 साल है। तो तब तक के लिए रशिया जो है वो रिचेस्ट की लिस्ट में ऊपर आता जाएगा, जैसे जैसे करेंसी रीसेट के बाद नए नंबर्स आना शुरू होंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो है, विक्रम जी, विक्रम जी का ही है। विक्रम जी धन्यवाद। प्लीज एलाबोरेट ऑन हाउ पाउंड बेनिफिटेड बाय लिंकिंग इटसेल्फ टू आईएनआर। नहीं, पाउंड ने लिंक नहीं किया है आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू पाउंड हटा के डॉलर बिकेम द रिजर्व करेंसी। तो यूएस ने क्या करा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोपियन एलाइज को बोला कि तुम जो भी मैं वॉर का सप्लाईज दे रहा हूं उसके बदले में मुझे गोल्ड दे दो। तो एक एक बार 8,000 टन जितना इकट्ठा हो गया, या जो भी नंबर है, तो पाउंड को खिसका के डॉलर बिकेम द न्यू रिजर्व करेंसी। इसमें रूपी का कुछ नहीं है। और फिर वो ब्रेटन वुड साइन करके ऑटोमेटिक सारी करेंसी डॉलर से पैक हो ही गई। दीप जी धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आई एम स्टॉक मार्केट वेन टू बेस्ट टाइम टू बाई। एक डिप इस साल आएगा, 2 डिप नेक्स्ट ईयर आएंगे मिनिमम, आइदर फर्स्ट डिप और सेकंड और थर्ड डिप। वो तो आपको पता ही लग जाएगा जब डिप आएंगे कि कितने बड़े आए, तो आप सिलेक्ट कर पाओगे कि कौन से में करना चाहिए। राइट। दूसरा, ऑन द गो मैं होऊंगा तो ट्वीट भी करता रहूंगा कि कौन सा क्या बेटर है, कैसा है। सो स्टे विथ मी, आई विल कीप ऑन अपडेटिंग, विल कीप अ वॉच कि कौन सा डीप बेटर होगा, छोटा है, बड़ा है, कैसा है। ओके। आशीष सिंह जी धन्यवाद। भविष्य में कौन सी भाषा सीखनी सही है? चीनी, रशियन, अन्य? मतलब आप फॉरेन लैंग्वेजेस का पूछ रहे हैं तो जापानीज, रशियन और अरेबिक, स्पेशली जहाँ पे यूएई सऊदी अरेबिया में जो उनकी लोकल लैंग्वेज होगी, दैट इज गुड। साकेत कासुमूर्ति, aren't we dead slaves, then why would elite choose us? नहीं, भारतीय हाउस होल्ड में ऑन एन एवरेज देखो तो हम कोई क्रेडिट कार्ड वाली जनरेशन तो नहीं है। मतलब यंगस्टर्स समझ सकते हैं टीयर 1 सिटीज में ऐसा बिहेवियर है, लेकिन टीयर 2 और 3 में आई डोंट थिंक कि पैसे से ज्यादा कर्ज उठा के खर्च करने वाले इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। तो स्टिल इट इज मेंटेन। टीयर 1 में हो सकता है आपकी बात सच हो। दीप पटेल जी धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। While agriculture, which commodity to be focused specifically for upcoming decades, and which type of cattle farm? नहीं, ये तो आपको स्टडी करना पड़ेगा, मैं कोई एग्रीकल्चर एक्सपर्ट तो नहीं हूँ। बट आप स्टडी करो कि क्या क्या कौन सा क्रॉप बेटर होगा, आपकी सॉइल हेल्थ कैसी है, बेस्ड ऑन बहुत कुछ होता है। एग्रीकल्चर लैंड का आपका साइज क्या है, ये सब देखना पड़ता है। और कहाँ के एक्सपोर्ट ऑर्डर आप टारगेट कर रहे हो, या इंडिया में ही कंजम्पशन कराने का है, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। ओके।
आई थिंक दूसरा गोल्ड प्राइस इन मार्च 2025, नहीं मैंने दिसंबर का तो बता दिया आपको, 80-85 के बीच जयपुर डायलॉग्स पे आई थिंक 6 से 8 महीने पहले कुछ बता दिया था दिसंबर 24 के लिए कि 80,000 टू 85,000 के बीच होगा गोल्ड दिसंबर 2024 तक। ठीक है अनुज जी धन्यवाद सर। व्हाई ग्लोबलिस्ट वांट ग्रेटर इजराइल? व्हाई ग्लोबलिस्ट वांट ग्रेटर इजराइल? अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारी कंपनीज को हेड करते हैं, इनोवेशन को हेड करते हैं और ग्लोबल डिसीजंस में उनका यूएस गवर्नमेंट से तो कुछ ज्यादा ही रोल है उनका खुद का, जो मोस्टली जीव्स होते हैं उनका। धीरज शेट्टी जी धन्यवाद, प्रणाम अंकित जी। व्हाट डज क्राइसिस एट पीक, क्या क्वेश्चन है? व्हाट डज crisis at peak exactly mean? It's like a bank run civil war situation in the US. Well, सिविल वॉर जैसा शब्द इस्तेमाल करने से पहले हमको समझना चाहिए कि भाई कोई सिटी स्पेसिफिक है, कोई स्टेट स्पेसिफिक है। कुछ स्टेट्स के नाम मैंने 2 साल पहले प्रेडिक्ट करके डाले थे, तो वो स्टेट्स में तो होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। राइट्स नहीं बोल सकते प्योरली, बट सिविल अनरेस्ट बोल सकते हो एक तरीके से। हाँ बैंक फेलियर भी हो सकता है, बैंक रन भी हो सकता है, कोई साइबर अटैक भी होके बैंकिंग बंद हो सकता है। वो तो स्क्रिप्ट राइटर्स ही जाने कि वो क्या करने वाले हैं एक्चुअली। धीरज जी धन्यवाद। भारत लीडिंग क्वाड चाइना यूएनएससी मेंबर डेडलॉक। यूएनएससी के रिफॉर्म्स पर कुछ हुआ ही नहीं, इसीलिए प्रधानमंत्री जी की स्पीच नहीं आई। जो मैंने बहुत साफ बता दिया था कि 2 साल से ना प्रेसिडेंट पुतिन जा रहे हैं, ना प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं, ना शी जिनपिंग जा रहे हैं यूएनजीए के इवेंट में। इस बार भी नहीं गए क्योंकि यूएनएससी रिफॉर्म्स पर कुछ पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव स्टार्ट ही नहीं हुआ। खाली स्टेटमेंट्स का तो हम क्या ही करें। दूसरा, बिना वीटो पावर का कुछ ऑफर हो रहा है, उसमें हमको क्या ही इंटरेस्ट होगा, उसका कोई मतलब ही नहीं। प्रधानमंत्री जी ने नहीं दी स्पीच। जयशंकर जी की आज स्पीच थी यूएनजीए में, अच्छा किया अवॉइड किया। मैंने पहले ही बता दिया था कि ये नहीं होनी चाहिए स्पीच अगर रिफॉर्म पे कुछ आगे नहीं बढ़ना है तो। एके जी धन्यवाद। विल क्रिप्टो गो डाउन और अप ड्यूरिंग क्राइसिस? यू प्रेडिक्ट डॉलर विल गो अप, डीएक्सवाई विल गो अप। डॉलर वर्सेस आईएनआर की नहीं बात हो रही, डीएक्सवाई की बात हो रही है। जब क्राइसिस पीक पे होगा तब डीएक्सवाई बढ़ेगा। विल क्रिप्टो गो डाउन? क्रिप्टो विल गो अप एज वेल। ये जो है डिपेंड्स, मतलब क्योंकि उसी से डी डॉलराइज करा रहे हैं वेस्टर्न सिटीजन्स को, तो वो तो ऊपर जाना ही है। लेकिन जब वो डिसीजन ले लेंगे कि इसको रेगुलेट करना शुरू करना है या इसका कन्वर्जन रोकना है किसी स्पेसिफिक करेंसीज में, क्योंकि एक जो प्रेसिडेंट ट्रम्प भी बोल रहे थे कि भाई माइनिंग होगा तो पूरा क्रिप्टो का इधर ही होगा, बाहर नहीं होगा, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। तो हमको नहीं पता है कि एट व्हाट पॉइंट नया यूएस प्रेसिडेंट कन्वर्जन रोक देगा बाकी की करेंसीज में। ओके और फिर कब से रेगुलेशन शुरू कर देगा, सो वी डोंट नो, पर अभी तो ऊपर जाना है। अनूप जी का क्या क्वेश्चन है? वाई आईएनआर स्टिल वीक? वो तो वीक होना ही है, मेरे पिछले सारे टॉक्स देख लो, मैंने बोला ही है 90 तक जा सकता है, 90 95 87 से 95 की रेंज तक जा सकता है जब तक क्राइसिस पीक पे नहीं आ जाता। व्हेन विल इट स्टार्ट स्ट्रेंथनिंग? वो तो क्लियर बोला है मैंने, लास्ट क्वार्टर ऑफ 2025 पहला ट्रिम में देख रहा हूं, पहला ट्रिम। ओके योर प्रेडिक्शन ऑफ $3, अभी उसको तो बहुत देर है, दैट इज 2029 और वी डोंट नो, क्योंकि अभी जो फैक्टर्स मैंने अज्यूम करे हैं उस बेस पे मैंने वो कैलकुलेशन दिया है। अब हो सकता, इट कुड गो राइट, इट कुड गो रॉन्ग, वी विल सी। राधा कृष्णा जी धन्यवाद। अंकित जी, व्हाट इज द राइट टाइम सेल हाउस ऑन यूएस बिफोर रीसेट?
वेल राधा कृष्ण जी, आप एक काम करें, अगर आपको कंसल्टिंग चाहिए तो डॉक्टर शाह virtual@gmail.com पर आप अपना पूरा पोर्टफोलियो भेज दीजिए। ये जो है, बिकॉज सम ऑफ द क्वेश्चंस आई कांट आंसर क्योंकि सेबी के रेगुलेशंस है। इतना मैं बता सकता हूं कि टीयर 1 की प्रॉपर्टी में वाइप आउट आने वाला है, जिसको मैं फियाट डॉलर सिटीज बोलता हूं। ठीक। यूएस टेकिंग कंट्रोल ऑफ इंडियन नेबरिंग कंट्रीज, वाई इज इंडिया द टारगेट? नहीं राधा कृष्ण जी, देखें, जो जो हॉटस्पॉट्स क्रिएट किए गए थे, मैंने अभी स्टार्टिंग में भी समझाया कि लाइंस ऐसे खींच दी गई कि आप नेबर्स के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट होना ही चाहिए। अब रिवर्सल्स शुरू होने हैं। ठीक। और जब हम रिवर्सल्स की बात कर रहे हैं तो पीओके कंप्लीट होगा जो हॉटस्पॉट क्रिएट किया गया था। फिर बाकी के पाकिस्तान का क्या होता है, दैट इज अप टू देम कि वो डी रेडिकलाइजेशन आगे बढ़ाना चाहते हैं, नहीं बढ़ाना चाहते खुद। तो सऊदी यूएई से फंडिंग होकर डी रेडिकलाइजेशन के लिए मदद भी हो सकती है, पर उसके लिए पहले वो एडमिट तो करे कि कुछ गलत हुआ है। ओके। सिमिलरली जो बांग्लादेश की जब आप बात करते हैं, तो अभी तो वो रेडिकल डायरेक्शन में फुल ऑन जाएगा जब ये गवर्नमेंट अभी जो है वो चल रही है। लेकिन जब रिपेयर करने की बारी आएगी, जब वो एनलाइटनमेंट आए, तब जाके रिपेयर वर्क बिगिन हो सकता है। अच्छा ही है, लेकिन ये सारे जो क्रिएट किए गए थे डॉलर को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि डॉलर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो ये ज्यादा इंटरफियरेंस 2029 के बाद कुछ नहीं होना यूएस की कैपेसिटीज से। ठीक है, क्योंकि करेंसी वाइप आउट हो चुकी होगी, किसको मदद कर लेंगे, कैसे कर लेंगे। पूरा जो एनजीओ से प्रोटेस्ट फाइनेंस से लेके क्रिश्चियन कन्वर्जन मिशनरी वाला पूरा फंडिंग, सब कुछ तो यूएस डॉलर ने किया। पूरा रेडिकलाइजेशन भारतीय सब कॉन्टिनेंट का डॉलर ने किया। पूरा वेस्ट एशिया का रेडिकलाइजेशन डॉलर ने किया। आर्म्स टेरर ग्रुप्स को डॉलर ने किया। राइट। तो यही है, बस जल्दी प्रे करो कि इनका पर्स छोटा हो जाए जल्दी। रुद्र जी धन्यवाद। आफ्टर रीसेट व्हेन चाइना कंप्लीटली डीकपल्स विथ यूएस, विल द प्राइस ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स गो अप और डाउन इन इंडिया? देखिए, अब अगर जाता भी है तो सामने रूपी का परचेसिंग पावर भी बढ़ चुका होगा कंपैरेटिवली। ओके, सो नथिंग टू वरी। सिद्धांत जी धन्यवाद। डू यू सी एनी बिग मुस्लिम इमिग्रेशन क्राइसिस ऑन इंडियन बॉर्डर्स ड्यूरिंग और पोस्ट डी डॉलराइजेशन? मुस्लिम इमिग्रेशन क्राइसिस मतलब बाजू की कंट्रीज से मुस्लिम्स एंटर करना शुरू कर दिए भारत की बॉर्डर के पास। मुस्लिम्स क्यों आएंगे वो नहीं समझ आ रहा, सिवाय के पीओजेके की अगर आप बात कर रहे हो। और बांग्लादेश बॉर्डर से तो इलीगल्स आ ही रहे हैं, पर आप बड़ी साइज में बोल रहे हो ना। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। हाँ, बांग्लादेश से हिंदूज वाला आ सकता है अगर उतना रेडिकलिज्म वहां बढ़ जाए तो, पर अभी कोई सिग्नल नहीं है इसका। इंटेल क्रिप्टो जी धन्यवाद। व्हाई गोल्ड इज रिजर्व, व्हाई नॉट एनीथिंग एल्स? इंटेल क्रिप्टो जी, गोल्ड जो है दैट इज सनातन, क्योंकि उसमें पॉलिटिकली आप कुछ नहीं कर सकते, जियो पॉलिटिकली उसको कुछ नहीं कर सकते। सबसे लिक्विड एसेट है, कोई लायबिलिटी अटैच नहीं कर सकता। राइट। और ज्यादा मैनिपुलेट भी उसको नहीं कर सकते, सबसे ज्यादा लिक्विड है, क्रेडिट वर्दीनेस सबसे ज्यादा है, और इन्फ्लेशन को सबसे अच्छी तरीके से वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो गोल्ड इज व्हाट इज द रियल मनी, गोल्ड मेटल। ओके, क्योंकि बाकी किसी के पास इतने फीचर्स नहीं है। राइट। चेतन जी धन्यवाद। आईटी प्रोफेशनल्स इन इंडिया आर वेरी क्लोज टू द प्रिंटेड डॉलर। जी, the diminishing dollar value will have a huge impact on loans taken, while assuming pay will continue to increase as career and will government make changes to help ease this scenario? चेतन जी, सबसे पहले तो जितना जितना मैं देख रहा हूं और जो मैंने बोलना चालू किया था 2 साल पहले से,
तब से तो अभी बहुत इंप्रूवमेंट है इस डायरेक्शन में कि कंपनीज ने अपने कस्टमर्स जो है वो डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया है, गल्फ, रशिया, साउथ ईस्ट एशिया एक्सेट्रा। तो उस हिसाब से इंप्रूवमेंट है। लेकिन अगर आप डॉलर वाले लेवल का पे पैकेज एक्सपेक्ट कर रहे हो तो अभी मुश्किल है। आई डोंट थिंक सो वो हो सकता है, क्योंकि वो तो डायरेक्ट प्रिंटिंग मशीन से आ रहा था। ओके, सो दैट इज डाउटफुल। गवर्नमेंट ये कर सकती है, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे सकती है, जो वो बिल्कुल करेंगे। आप भी करा लो इनोवेशन, राइट? जैसे ही डीडॉलराइजेशन होगा, करेंसी का पावर आपके हाथ में आएगा, आप भी फिर 0 to 3% पे इंटरेस्ट रेट पे लोन दे सकते हो बच्चों को, इनोवेशन बिजनेस स्टार्ट कराने के लिए, ये सब, राइट? और सीबीडीसी में तो बहुत इजी हो जाएगा। जब सपोज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आती है तो बहुत इजी हो जाएगा कि जो मतलब डिजिटल रुपी के जो एजेड सिटीजन हैं उनको आप 8-9%, 7% इंटरेस्ट रेट दे सकते हो। जो यंगस्टर्स हैं, बिजनेस चालू करना चाहते हैं, उनको 1 to 4% इंटरेस्ट रेट दे सकते हो। ये सब आप डिफरेंशियल कर सकते हो जब आपके पास डिजिटल रुपी वाला एनवायरमेंट हो जाएगा। ठीक, तो आप भी इनोवेशन करा पाएंगे, जो ये 50 साल के बाद कर पाए वो आप, हो सकता है आप 5 ही साल में कर लो ऐसा इनोवेशन, क्योंकि यंगस्टर्स के पास तो बहुत स्किल्स है, डिस्पाइट द एजुकेशन फॉर्मेट विच इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज साकेत जी, धन्यवाद। से क्या है? सेलर्स पेड इन यूएसडी इन नॉन वेस्टर्न कंपनी फ्यूचर, सेलर्स पेड इन डॉलर्स। देखिए, डॉलर्स पेमेंट से वो शिफ्ट कर जाएंगी जो भी कंपनीज होंगी इवेंचुअली, स्पेशली अगर वो नॉन वेस्टर्न कंपनी है तो। बाकी बिजनेस में तो आई थिंक नेवी, मर्चेंट नेवी इज गुड इन टर्म्स ऑफ करियर प्रोस्पेक्ट एज वेल, क्योंकि हर एक कंट्री को, हर एक रीजनल पावर को अपनी खुद की स्ट्रॉन्ग नेवी बनानी पड़ेगी अब, राइट? क्योंकि ग्लोबल पुलिसिंग के लिए अब यूएस नहीं होगा, वो अपने 800 मिलिट्री बेसिस को स्पॉन्सर नहीं कर पाएगा। ओके, तो हर एक रीजनल में रीजनल पावर खुद अपनी नेवी बनाने वाले हैं। तो मर्चेंट नेवी इज अ वेरी गुड करियर प्रोस्पेक्ट फ्यूचर। इट्स अ गुड क्वेश्चन। सुषुम्ना जी, धन्यवाद। What are dates? Why are dates followed in geopolitics? Doesn't that reveal one's plans and intentions to everyone? Example, US rate cut in September. सुषुम्ना जी, एवरीवन तो क्या बोलूं, मैंने ही डेट सबकी रिवील करना शुरू की है। आई हैवंट सीन एनीबॉडी एल्स डूइंग इट। लेकिन बात सही है आपकी। पर देखें, जो कोई भी ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट होता है या उस लेवल के प्लान बनाता है, वो तो अपनी लीगेसी छोड़ के जाना चाहेगा, तो वो डेट सिलेक्ट करेगा ही। तो अगर आप पॉलिटिकल लीडर्स में मुझे पूछोगे कि कौन ऐसे विशनरीज हैं जो चाहते हैं कि पूरा विश्व उनको याद रखे बड़े कामों के लिए, तो वैसे सारे लीडर्स स्पेसिफिक डेट सिलेक्ट करेंगे ही, राइट? ये नॉर्मल थॉट प्रोसेस है। तो मोदी जी है हमारे, फिर शी जिनपिंग है, इनको डेट्स का इंपॉर्टेंस है। बाकी अभी जो जितने पॉलिटिकल लीडर्स है, नॉट इवन व्लादिमीर पुतिन, बट शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये दो तो है ही जो स्पेसिफिक डेट्स में मानते हैं। जहां तक आप जो पूछ रहे हो वो तो ग्लोबलिस्ट की बात कर रहे हो, ग्लोबल मार्केट फोर्सेस वाली। वेल, वो लोग भी तो अपने सर्कल में दे वांट टू बी नोन, रिस्पेक्टेड एक्सेट्रा, उनका जो भी सर्कल होगा, तो वो भी ऐसा सोचते होंगे डेट स्पेसिफिक करना। वैभव जी, धन्यवाद। विच विल गिव हायर रिटर्न, गोल्ड और सिल्वर? बी स्पेसिफिक एंड विल दिस प्राइसेस। देखिए वैभव जी, इतना इजी नहीं है स्पेसिफिक होना, क्योंकि सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज है, फिर मल्टीपल कंट्रीज की इतनी सारी सेंट्रल बैंक है जो कुछ भी रेगुलेशन लेके आ सकती है। पर जनरल ये ट्रेंड ये देखा गया है कि गोल्ड जब रैली करता है उसके पीछे पीछे सिल्वर कर ही लेता है। ओके,
तो दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट चॉइस। हो सकता है किसी एक पे कुछ रेगुलेशन आए कोई कंट्री में, दूसरे पे ना भी आए, और इतनी सारी कंट्रीज है, सो वी कांट से, बट बोथ विल गो अप फॉर श्योर, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। विल दिस प्राइसेस एवर कम डाउन इफ परचेसिंग पावर ऑफ रूपी गोज अप पोस्ट? बिल्कुल, बिल्कुल। जब डॉलर के मुकाबले, मतलब डॉलर जब आईएनआर के हिसाब से स्लाइड होना शुरू करेगा, तो गोल्ड और सिल्वर भारत में नीचे आ सकता है। और जब यूएस में गोल्ड कब नीचे आ सकता है? जब उनकी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग वो काटना शुरू करे, मतलब डिफेंस स्पेंडिंग, फिर जो गवर्नमेंट का मेडिकेयर का, रिटायरमेंट बेनिफिट का, इनकम सिक्योरिटी का, ये बजट जब वो काटना शुरू करेंगे, तब वहां भी गोल्ड नीचे आ सकता है। यहाँ पे तब आएगा जब डॉलर स्लाइड करना शुरू करेगा, राइट? तो दिसंबर लास्ट क्वार्टर 2025 के बाद आपको अलर्ट होना जरूरी है, ये जानने के लिए कि क्या आगे हो सकता है। वी विल वेट एंड वॉच। अक्षय जी, please predict, explain after events of USA elections. After events of US elections, कभी भी स्टॉक वाली डिप्स का तो है ही, पहला डिप जो मैंने बोला है, दैट इज द बिगेस्ट पॉसिबिलिटी। ओके, दूसरा आपको ये समझना है कि और क्या हो सकता है उसके अलावा, इन्फ्लेशन जो वेस्ट में बढ़ना है, बिकॉज रेट कट किए हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ओके, ये दो तो क्लियर दिख रहा है एटलीस्ट। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, विकास जी धन्यवाद। यू सेड दैट वी कैन लर्न फ्रेंच। आपको क्या लगता है इस फ्रांस फ्रेंच फ्रेंच का इतना इंपॉर्टेंस नहीं लग रहा है मुझे कंपेयर टू रशियन और जापानीज। ठीक है, फ्रांस का फ्यूचर डाउटफुल लग रहा है मुझे थोड़ा, बिकॉज आप जानते हैं ईयू में क्या क्या हुआ है माइग्रेंट्स वाला। अनुज जी धन्यवाद। अंकित जी, ओवर लॉन्ग टर्म इफ गोल्ड गोज अप से 5 times but at same time INR also goes to 10-15। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ ना अनुज जी, कि लास्ट क्वार्टर ऑफ 2025 के बाद हमें अलर्ट होना है समझने के लिए कि क्या होगा गोल्ड के साथ, क्योंकि तब तक शायद करेंसी का कुछ या ट्रेड का, इंटरनेशनल ट्रेड का कुछ नया फॉर्मूला भी आ जाए। वी डोंट नो कब आएगा, बट वी हैव टू बी अलर्ट फ्रॉम एटलीस्ट लास्ट क्वार्टर ऑफ 2025, क्योंकि जितना डॉलर स्लाइड करेगा उतना फिर इम्पैक्ट आ सकता है। एनएनजी धन्यवाद। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ अमेरिकन ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स व्हेन पीक रिसेशन सेट्स इन यूएस? देखिए, ये तो बहुत साफ है कि भाई इन कंपनीज को अल्टीमेटली तो भारत में शिफ्ट होना ही है अपने ऑपरेशंस। मैंने साफ बताया कि लीडरशिप चेंज होएगी फ्रॉम अ वाइट टू एनआरआई टू अ रेजिडेंट भारतीय, राइट? प्रधानमंत्री जी अपनी हर एक डायस्पोरा वाली स्पीच में बोलते ही है एआई मतलब अमेरिकन इंडियन, फ्रॉम अ वाइट टू एनआरआई टू अल्टीमेटली रेजिडेंट भारतीय एज द ग्लोबल हेड ऑफ बिजनेस बाय 2030। दिस इज द टारगेट। विशाल जी धन्यवाद। ओके, अंकित जी जय श्री राम। माय क्वेश्चन इज what is the relation between stock market and land property prices? According to you, what is the best time to buy cheaper rates in tier 1 and 2 cities? देखिए विशाल जी, विल हैव टू वेट, पहले ये डिप्स समझ में आए, उसके बाद कुछ पता भी लगेगा कि कितना परसेंटेज टीयर 1 इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि आप भारत का पूछ रहे हो, राइट? मुझे जहां तक लगता है टीयर 1 फियाट डॉलर सिटीज जो है भारत वाली, उसमें
उतना इम्पैक्ट नहीं होएगा जितना वेस्ट की जो फिएट डॉलर सिटीज है टीयर 1 वाली, उतना ज्यादा डाउनफॉल नहीं आने वाला है भारत में एटलीस्ट। और टीयर 2 और 3 तो बूम होना ही है, तो आप इजीली टीयर 2 और 3 में तो लगा ही सकते हो पैसे। इन जनरल व्यू बता रहा हूँ, फिर ऑब्वियसली लोकेशन और ये सब तो होता ही है, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं रियल एस्टेट में। रेखा वर्मा जी धन्यवाद। सर, व्हेन आईटी सेक्टर जॉब क्राइसिस स्टार्ट, then demand of government job among the youngster of India increases suddenly or not in early phases of crisis? रेखा जी, जॉब मॉडल जो है उसमें अब ज्यादा फोकस हमें नहीं करना चाहिए इवेंचुअली, बिकॉज करेंसी का पावर आपके हाथ में आएगा, आप कुछ एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने पर फोकस की, या कुछ इनोवेशन या कुछ रिसर्च स्टार्टअप दैट काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, हाँ वो ये बात आपकी सच है कि भाई जॉब ओरिएंटेड एक व्यू होता है और वो बन चुका है बिकॉज वो ब्रिटिश क्लासरूम फॉर्मेट की वजह से 400 साल की जो ये साइकिल चली उसमें। लेकिन इवेंचुअली मुझे नहीं लगता उसमें ज्यादा यंगस्टर्स को फोकस करना चाहिए, मासिस को तो नहीं करना चाहिए, मतलब सारे के सारे एब्जॉर्ब नहीं होने वाले हैं जॉब में। जहां तक आप गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं तो देखिए, जैसे ऑटोमेशन प्राइवेट सेक्टर में आता है वैसे गवर्नमेंट में भी आता है। फिर है सुमित अंतर जी धन्यवाद। इफ ईरान रिटेलिएट्स विल डीप स्टेट डिले क्राइसिस इवेंट? नहीं, क्यों? मैंने तो चारों क्राइसिस पहले ही बता दिए थे 2021 में, ईरान इजराइल, इंडिया पीओके, चाइना ताइवान और रशिया यूक्रेन, स्टार्ट होने से पहले ही बता दिए थे। इसमें सरप्राइज क्या होना है? ये डिकेड एंड तक ये चारों कंप्लीट हो चुके होंगे, सरप्राइज की कोई बात ही नहीं, क्योंकि ये चारों हॉटस्पॉट खड़े ही डॉलर के लिए किए गए थे। अब डॉलर नहीं चाहिए तो ये हॉटस्पॉट भी नहीं चाहिए, इसलिए चारों सॉल्व हो जाएंगे। While we talk de-dollarization, Mark Zuckerberg recently showcased augmented reality goggles. What impact will de-dollar have on ambition of big tech? प्रणव जी, वो कुछ भी गॉगल्स बनाए, रोबोट तो गॉगल्स नहीं पहनने वाला, मैं पहनूंगा तो ही उसको पैसे मिलेंगे मार्क जुकरबर्ग को। और अगर भारत का एक्सेस चाहिए, इवेंचुअली कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा, इधर यू बिकम अ भारतीय कंपनी या कोई भारतीय बिजनेसमैन आपकी कंपनी में स्टेक लेगा, उसके अलावा भारतीय मार्केट का एक्सेस नहीं मिलने वाला। और रशिया और चाइना तो देने ही नहीं वाले वेस्टर्न कंपनीज को एक्सेस। दैट इज व्हाट द फैक्ट इज। अब एआई और रोबोट को अपने गॉगल्स पहना दो, आपको पेमेंट मिल जाएगी। मार्क जुकरबर्ग को सजा समझाओ, यही तो बात है ना। टेक चाहे आपके पास कैसी भी हो, जब बर्थ रेट ही नहीं है तो प्रॉफिट आएगा कहां से? अक्षय जी धन्यवाद। अकॉर्डिंग टू यू, हु इज द हेड ऑफ डीप स्टेट? डीप स्टेट का हेड तो नहीं बोल सकते, बट आई डोंट थिंक इट इज, मतलब ठीक है, आई डू थिंक वन पर्सन इज टेकिंग मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजंस, और मे बी हैज, मे बी उसका सबसे ज्यादा उसमें चलता है उस ग्रुप में, बट व्हाई विल आई रिवील द नेम? प्रशांत जी धन्यवाद। What will be the impact on passive income during and after reset? As of today, X investment in MFs and drawing, will the growth and passive income remain the same? देखिए, ड्यूरिंग द क्राइसिस म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी, क्योंकि हमें नहीं पता एक एक म्यूचुअल फंड, एक एक एसआईपी कौन से सेक्टर में डाल के बैठा है, वो आपको स्टडी करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कौन सा वाला म्यूचुअल फंड किस किस चीज में डाल के बैठा है पैसा, तो हमें तो पता ही है कौन से सेक्टर वाइप आउट होने वाले, दैट यू कैन स्टडी। लेकिन ये बात तय है कि क्योंकि स्टॉक मार्केट सेंटीमेंट पे चलता है, उनकी खुद की कंपनीज नहीं है, लोगों की, तो जरा सा भी पैनिक आएगा तो इम्पैक्ट आएगा स्टॉक मार्केट में, और फिर वो ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड को भी इम्पैक्ट करेगा। तो इसीलिए तो गवर्नमेंट बार बार आपको सिग्नल दे रही है कि भाई निकल लो। गवर्नमेंट ने कितनी बार शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगाया अभी लास्ट बजट में, उसके बाद सेबी बार बार बोल रहा है कि भाई एफ&ओ वाला जो है वो गड़बड़ है, उसमें यंगस्टर्स की इतना नुकसान हो रहा है, रिटेल इन्वेस्टर तो बिल्कुल पैसे नहीं बनाता।
बार बार वार्निंग दे रहे गवर्नमेंट वाले, लेकिन फिर भी लोगों को स्टॉक मार्केट ही करना है। अब क्या ही करें, अब लोगों को गैम्बलिंग करने में मजा आ रहा है। वो वेल्थ क्रिएशन एक्टिविटी नहीं है भाई, वो वेल्थ ट्रांसफर एक्टिविटी है। किसी का नुकसान हो रहा है तब जाके आपको बेनिफिट हो रहा है, इट इज नॉट वेल्थ क्रिएशन। दिक्कत ही पूरे वर्ल्ड के साथ ये है कि ये जो फॉर्मूला बन चुका है, इसीलिए तो ये डी डॉलराइजेशन क्राइसिस आ रहा है, क्योंकि सब कोई ये सोच रहा है कि मैं किसी के उसमें पैसे लगा दूं और मैं रिच बना रहूंगा। इसी के चलते तो ये क्राइसिस आ रहा है करेंसी का, डी डॉलराइजेशन वाला। अगर पूरी दुनिया ये सोचेगी कि मैं किसी के उसमें पैसे लगा के बैठ जाता हूं शांति से, तो रियल प्रोडक्ट कौन बनाएगा? दैट इज वाई दिस क्राइसिस इज कमिंग। तो दिक्कत ही ये है फंडामेंटल। ये जो क्लासरूम टू जॉब, सीधा डेस्क जॉब में बैठ गए, एसी चालू करके डायरेक्ट पैकेज ले लिया, और उसके चलते आपने इतने सारे फार्मर्स का सुसाइड करवाया। उनकी जो रियल प्रोडक्शन था, रियल कमोडिटीज था, उनकी पूरी वेल्थ वाइप आउट कराई, ये क्लासरूम टू जॉब मॉडल चालू रखने के लिए। बस वो साइकिल एंड हो रही है। अब कुछ रियल प्रोड्यूस करना पड़ेगा तो पैसे मिलेंगे। दैट इज वेयर द मल्टीपोलर वर्ल्ड इज हेडिंग टूवर्ड्स। इसीलिए तो रीसेट आ रहा है ना। जब किसी को प्रोडक्ट ही नहीं बनाना हाथ पैर इस्तेमाल करके, सबको डायरेक्ट बैठ जाना है एसी में, सबको पैकेज चाहिए। उस छोटे बच्चे को पता ही नहीं, ग्रेजुएट होके उसको लग रहा है वो क्या ही कंट्रीब्यूट कर रहा है, डायरेक्ट पैकेज मांग रहा है 5 लाख 6 लाख 12 लाख। उसके उसके फादर को भी पूछेगा तो उसको भी, फादर को भी सरप्राइज हो रहा है कि ऐसा ये क्या जाके कर रहा होगा ऑफिस में कि इसको इतनी ज्यादा अमाउंट मिल रही है। इवन द पेरेंट्स आर सरप्राइज्ड। तो यही है, दैट इज व्हाई एवरीथिंग इज क्लोजिंग टुगेदर। जो पूरा जो वेस्टर्न क्लासरूम फॉर्मेट है, कमला हैरिस ने क्या बोला कि मैं सारे गवर्नमेंट जॉब्स में से 4 साल की डिग्री वाला रिक्वायरमेंट ही हटाने वाली हूं अगर मैं प्रेसिडेंट बनती हूं। राइट? इसका क्या मतलब हुआ पता है? फेडरल गवर्नमेंट यूएस की वो सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है यूएस में, और अगर देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर बोल रहा है कि डिग्री की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ पता है? मैंने जो प्रेडिक्शन दिया है लास्ट ईयर कि वेस्ट की सारी आईवी लीग और बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस है, सब बैंकरप्सी फाइल करने वाली है। कमला हैरिस वही चीज बोल रही है, अलग वर्ड्स में बोल रही है मैं रिक्वायरमेंट ही हटा दूंगी कॉलेज डिग्री की। ओके, ट्रंप तो उससे भी ज्यादा बोल रहा है। ट्रंप बोल रहा है ये सारे गवर्नमेंट जॉब्स होने ही नहीं चाहिए, वो एक स्टेप ऊपर बोल रहा है। मैंने तो साफ बताया कि ये क्लासरूम फॉर्मेट चल ही नहीं सकता। ये स्टार्ट ही हुआ था पाउंड एज अ सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी के साथ। बेवकूफ बनाने का एक जरिया था ना कि भाई ग्लोरिफाइड स्लेव्स निकलेंगे इसमें से, और पेरेंट्स ही पे करेगा उसको स्लेव बनाने में। ब्रिटिश लेके आए ना एजुकेशन फॉर्मेट बेसिकली। कृष्ण जी धन्यवाद। विल लर्निंग संस्कृत बी बेनिफिशियल? जी बिल्कुल, we were to learn it. Sir, why don't you recommend investing in gold ETF? देखिए कृष्ण जी, पेपर गोल्ड एक जरिया था गोल्ड का प्राइसेस नीचे लाने के लिए, आर्टिफिशियली डॉलर को चालू रखने के लिए। अब भारतीय जितने गोल्ड ईटीएफ है, मुझे इसमें ज्यादा डाउट नहीं हो रहा है, लेकिन वेस्टर्न गोल्ड ईटीएफ में मुझे सीरियसली डाउट है कि वो देंगे पैसा वापस या क्या करेंगे। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सेफ है फिजिकल, तो मैं वही रेकमेंड करूंगा। इफ समवन डोंट वांट फिजिकल गोल्ड, नहीं, सबसे सेफ वही है। रेकमेंड सम वाईटी चैनल्स फॉर जियोपॉलिटिक्स। देखिए मुझे तो सारे के सारे ये लोग फेक न्यूज, फेक पूरे दिन बोलते रहते हैं डीप स्टेट डीप स्टेट, फिर डीप स्टेट की हेडलाइन पे ही 1-1 घंटे का शो करते हैं। मुझे तो आई डोंट नो, आई एम सीरियसली मुझे तो हंसी आती है देख के। वो 500 एपिसोड से बंदा बोल रहा है पाकिस्तान के 4 टुकड़े, इस वही बंदा, और लोग सुन भी रहे हैं। एक दूसरा बंदा है जो बोलता है चाइना के इतने टुकड़े, अब चाइना गया, अब चाइना गया। वो 1000 एपिसोड से ऐसे बोल रहे, मतलब अब क्या ही मैंने बोलना है। आई डोंट वांट टू एक्चुअली क्रिटिसाइज देम बिकॉज जाने दो अब,
प्रणव जी धन्यवाद. पोस्ट डीडॉलराइजेशन व्हाट विल बी इंटरेस्ट रेट एंड हाउ विल इट बी डिटरमाइंड? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, स्पेशली अगर सीबीडीसी वाला वर्ल्ड होगा तो, डिजिटल करेंसी वाला जो लग ही रहा है. Will government lose control to set interest rates since currency is non-fiat? नहीं, गवर्नमेंट अपने पास ही रखेगी. What would be the impact on economy? पॉजिटिव इम्पैक्ट, क्योंकि अब वो सारा मुझे लगता है कि अगर, और मैं तो सजेशन भी कोई मुझे पूछेगा तो मैं यही बताऊंगा कि अगर आप डिजिटल करेंसी की ओर जा रहे हो तो ये जीएसटी और इनकम टैक्स के सारे लफड़े और कंप्लायंसेस हटा दो, एक सिंपल ट्रांजैक्शन टैक्स ले लो और बात खत्म करो. 5 रुपए का है तो उस पर भी 0.1% टैक्स दे दो. 500 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया तो भी 0.01% दे दो. फिक्स परसेंटेज दे दो. तुम जो भी ट्रांजैक्शन करो, नहीं खर्च कर रहे तो नहीं लगेगा टैक्स, खर्च कर रहे हो तो टैक्स लगेगा. सिंपल. मेरा ये मानना है. ये सब लफड़ा करना ही क्यों है? जीएसटी, इनकम टैक्स, ये फाइल करो, वो कागज दो. और प्रधानमंत्री ने ये उनके विजन में भी बोला है. मुझे नहीं पता कि वो इसी डायरेक्शन में बोल रहे थे, बट उतना उन्होंने बोला है कि मिडिल क्लास की लाइफ में से मुझे ये सारा कागज और ये सब हटाना है. और मुझे सच में लगता है कि इनकम टैक्स खाली सैलरीड वाले ही ज्यादा पनिश हो रहे हैं इनकम टैक्स से. बिजनेसमैन तो खर्चा दिखा देते हैं, और जो कुछ लोग जो है जो खाली पंचर बनाते हैं वो लोग तो कोई भी टैक्स नहीं भर रहे और बेनिफिट तो सारा वही उठा रहे. तो फिर डिजिटल रूपी होना चाहिए. हर एक पेमेंट पे ले लो 0.1%, 0.01% जो भी लेना हो. पूरे इंडिया का सपोज 0.1%, मतलब कितना ज्यादा अमाउंट आ जाएगा टैक्सेशन में. किसी को ओवर चार्ज करने की जरूरत ही नहीं है. मुझे लगता है कि डिजिटल रूपी शुड बी द फ्यूचर. प्रशांत जी धन्यवाद. विथ स्टॉक पीरियड, आज का शो तो कुछ ज्यादा ही लंबा चल रहा है. with slack period coming for 1.5 years after reset or now, is it better to buy property in India rather than invest in mutual funds? देखिए, इंडिया के स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म 20-30 इयर्स तो बूम ही बूम है. ओके. जहां तक इवन म्यूचुअल फंड्स जो मैंने स्पेसिफिक सेक्टर्स बताए हैं, वो वाले म्यूचुअल फंड्स में बूम मिलेगा ही मिलेगा. ओके. और प्रॉपर्टी अगर टीयर 2 में ले रहे हो तो वहां भी बूम मिलेगा. बट ये है कि आपको स्टडी करना पड़ेगा कि कौन से एरिया में ले रहे हो, उसके लोकल फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं, ये सब देखना पड़ेगा अगर ज्यादा बेटर रिटर्न चाहिए तो. स्लैक पीरियड जो है वेस्ट में आ रहा है, इधर इतना ज्यादा नहीं आने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि क्राइसिस पीरियड के बाद भी अच्छा खासा वेस्टर्न पैसा यहीं पे डलेगा. ओके. निशांत जी धन्यवाद. सर, व्हेन कैन वी सी यूएसडी डेप्रिसिएशन इन फुल इफेक्ट? फुल इफेक्ट, वेल, पहला स्ट्रीम तो मैं बता रहा हूँ अराउंड दिसंबर में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. दिसंबर 2025 वाला क्वार्टर. फिर आगे का देखते हैं. वी विल कीप अ वॉच. मोनिका जी धन्यवाद. ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन बैंक्स वुड नॉट लेट पीपल टू विड्रॉ कैश. बिल्कुल सही है. But it is not possible to store all savings at home in cash. How to protect savings during next year crisis? Would storing in brokerage accounts be safe? मोनिका जी, अगर आप वेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं कोई भी वेस्टर्न बैंक्स को ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा. ना आप उनके वॉल्ट में भी कुछ रख सकते हो. मैंने मेरे क्लाइंट्स को तो साफ मना किया है. ठीक. अब प्रश्न ये आता है कि घर पे कितना सेफ है. वहां भी कुछ एरियाज में इलीगल्स घुस गए हैं जो इंडियन फैमिलीज को ही टारगेट कर रहे हैं. ज्वेलरी का थेफ्ट हो रहा है, ये सब. तो आई डोंट नो कि वेस्ट में तो कहाँ सेफ रहेगा. मुझे लगता है कि बेटर भारत में ही ट्रांसफर करना वुड बी बेटर, सरप्लस अगर है तो. और फिर जब चाहिए उतना उतना फिर आप विड्रॉ कर सकते हो एनआरई अकाउंट या जो भी हो उसमें से. Ameya ji, धन्यवाद. अंकित जी, I am from exports and where will India stand or what are the opportunities for exports from India next few years? अमेया जी, पूरा IMEC कॉरिडोर है. स्टडी करो सऊदी अरेबिया, स्टडी करो यूएई,
दूसरा व्लादिवोस्तोक चेन्नई रूट है, तो स्टडी करो। रशिया, साउथ ईस्ट एशिया स्टडी करो, जहां जहां जो जो रिक्वायरमेंट्स होगी। और दूसरा INSTC वाला रूट है जो ईरान के चाबार से सेंट्रल एशिया जाएगा, स्टडी करो सेंट्रल एशिया। टॉप 10 उनके इंपोर्ट्स क्या है, उनके इंपोर्ट्स आपके एक्सपोर्ट्स हैं, राइट, फाइंड इट आउट। और फिर उसमें आप कितना कस्टमाइजेशन कर सकते हो, जितना ज्यादा कस्टमाइज करोगे आप एक्सपोर्ट को, ओके, और उनके एलिट क्लाइंट्स को पकड़ के रखोगे, उतना आपके लिए बेटर होगा, कोई भी अगर एक्सपोर्ट बिजनेस में है तो। अगर आप स्टैंडर्ड चीजें एक्सपोर्ट करोगे जो रिप्लेसेबल है या मास प्रोड्यूस्ड है, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। सिंपल जी धन्यवाद। इफ ईरान विल बिकम Christian, Saudi, Jewish, what will happen to other Islamic countries like Malaysia, Iraq, Syria, Egypt? भाई कॉन्वर्ट्स को कौन पूछ रहा है? आई डोंट थिंक MBS इज गोइंग टू आस्क कॉन्वर्ट्स कि इस्लाम कैसा होना चाहिए। आई डोंट थिंक सो। उनका जो भी हो रहा है, उनकी लोकल गवर्नमेंट बोलेगी भाई घर वापसी कर लो, और क्या। जब सामने वाला तुमको मान ही नहीं रहा मुस्लिम, तो फिर तुम क्या करोगे? आई डोंट नो, मतलब ये क्या है, तुमको ये लग, मतलब आप पूछ रहे हो तो मलेशिया अपना अलग प्रॉफिट बनाएगा, आप ये बोल रहे हो मुझे? इराक अपना खुद का एक अलग प्रॉफिट बनाएंगे, इजिप्ट अपना प्रॉफिट बनाएंगे, ऐसा लोकल हो भी सकता है। आई डोंट नो दिस कम्युनिटी कैन डू इट एक्चुअली। इट्स पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल। बट ये है कि एक बात समझो कि जब पॉइंट ऑफ ओरिजिन मना कर रहा है, आपको मानने को ही तैयार नहीं है कि आप मुस्लिम हो, तो आप क्या कर लोगे? मतलब इट्स अ बिग केओस। प्रमुख जी धन्यवाद। सर आई एम फ्रॉम कर्नाटका, साउथ इज कंप्लीटली क्रिश्चियनाइज्ड अदर देन कर्नाटका। हाँ, राइस बैक कन्वर्जन जो होता है, बट आई डोंट थिंक दैट इज वेरी सीरियस चैलेंज। इवेंचुअली दिस कैन बी हैंडल्ड। प्राइमरी कंट्री अभी वर्ल्ड का जो फोकस है वो डी रेडिकलाइजेशन ज्यादा है। डी मिशनराइजेशन के लिए आप पॉलिसीज कर सकते हो, जैसे NGO पर वॉच रखना, ये सब छोटे मोटे स्टेप्स हो सकते हैं जो हो रहे। इवेंचुअली उसको देखा जा सकता है बाद में। बट ये है कि चाइनीज आर वेरी क्लियर, उनको मिशनराइजेशन भी नहीं चाहिए, रेडिकलाइजेशन भी नहीं चाहिए। और शी जिनपिंग अभी बुद्धिस्ट मंदिर में जाके आए, जो मैंने क्लियर बोला था कि भाई मंदिर इकोसिस्टम चाइना में तो वापस आ रही है। Xi Jinping is very clear on de-dollarization, de-radicalization and de-missionarization. Very, very clear. नमन जी धन्यवाद। बेस्ट ETFs to buy on dips। मैं ETFs ना मैं देखा हूं ना उसमें कोई इंटरेस्ट है मुझे। सेक्टर्स आपको पता ही है जो मैंने बताए हैं, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, स्पेस एंड डिफेंस। ठीक है, माइनिंग में भी कर सकते हो। डॉक्टर के चक्रवर्ती जी धन्यवाद। विश ऑल द बेस्ट अंकित भाई फॉर हिज न्यू। जी धन्यवाद। मुझे आप ऑल द बेस्ट कर रहे हो, लेकिन सब्सक्रिप्शन के लिए आप ही को एफर्ट डालने हैं, राइट। मेरे पास तो उतना टाइम रहता नहीं है, क्योंकि ट्विटर पे मैं ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो जितने ज्यादा आप अपने ग्रुप में ये वीडियो सर्कुलेट करोगे, उतने ज्यादा लोगों को कुछ अवेयरनेस आएगी। वरना पूरे दिन फेक न्यूज देखते रहेंगे वो, कि ट्रंप की मीटिंग होने वाली है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, है पूरा दिन ऐसा फेक न्यूज चलाते रहेंगे मीडिया वाले। फिर बोलेंगे हाँ ब्रिक्स से तो हम बाहर निकलने वाले हैं, पाकिस्तान एंट्री करेगा तो हम निकल लेंगे। ऐसा सब फेक न्यूज अगर देखना है, पूरे टाइम वर्ल्ड वॉर वाले वीडियोस देखने हैं, उससे बचना है तो ज्यादा से ज्यादा आप अवेयर करो इस चैनल के बारे में, ताकि लोगों को पता लगे कि क्या क्या फेक न्यूज चल रहा है दुनिया में। UAE का राफेल डील कैंसिल करवा रहे थे अभी कुछ ही दिन पहले, लास्ट मंथ शी जिनपिंग को मार डाला था जिंदा इन्होंने। तो don't believe this western media at all. Can't you ever criticize any bad policies of Modi government from 14 to 24? Any talk on it? देखिए क्रिटिसिज्म के लिए, हाँ अच्छा क्वेश्चन है चक्रवर्ती जी। सबसे पहले ये समझो कि अगर मुझे किसी को क्रिटिसाइज करना है किसी भी चीज के लिए,
तो बिना कंपैरिजन क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता। मतलब आज आपने ग्रीन शर्ट पहना, मैं बोल रहा हूं ग्रीन शर्ट बहुत खराब, ग्रीन शर्ट बहुत खराब, पर व्हाट इज द बेसिस? ये बोलने का क्या बेसिस है? कल आपने ब्लू पहना था, उसकी कंपैरिजन में ग्रीन खराब है, या किसी और ने कुछ और पहना है वो ज्यादा बेटर है? कुछ कंपैरिजन करेंगे तो आप क्रिटिसिज्म कर सकते हो। हवा में क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता, ग्रीन खराब ऐसे नहीं हो सकता क्रिटिसिज्म। ओके, तो पहले थोड़ा थोड़ा मासेस को थोड़ा अकल चलाना चाहिए कि अगर हम बोल रहे कि अच्छा टैक्सेशन बहुत खराब है, टैक्सेशन तो किसी को पसंद नहीं आएगा, पर ऐसे हवा में तो नहीं क्रिटिसाइज कर सकते। हाँ, टैक्सेशन यूपीए टाइम पे जो था उसकी कंपैरिजन में खराब है, ऐसा आप बोलोगे तो मैं मान भी लू, डेटा बता दो मैं मान लूंगा, आई विल ऑल्सो क्रिटिसाइज। हवा में क्रिटिसिज्म नहीं हो सकती। यू हैव टू कंपेयर एंड देन टेल मी दिस इज बेटर एंड दिस इज बैड। और अगर उससे बेटर जो अभी चल रहा है उससे बेटर कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर मैं किस लिए क्रिटिसाइज करूं? खाली फोकट वोट ही कटवाने, वोट कटवा के जो खराब परफॉर्मेंस वाले लोग हैं उनको लेके आऊं वापस, इसलिए मैं क्रिटिसाइज करूं? दूसरा, अगर कुछ कोई मुझे बोलेगा, क्योंकि जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो बोलते हैं हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इंप्रूव करे इसीलिए हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अच्छा जी, आप इंप्रूवमेंट चाहते हैं, सील गवर्नमेंट डाल के उसको जरा भिजवा दो, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट हो, इतने रिनोन्ड हो, पब्लिक में क्यों डाल रहे हो? पब्लिक में डाल के वोट कटवा क्यों रहे हो? आप इंप्रूवमेंट चाह रहे हो ना। और बड़ी बड़ी तो आप ट्विटर पे सोशल मीडिया पे डालते हो कि मैं इसको जानता हूं उसको जानता हूं, तो उसके घर पे भिजवा दो ना सील कवर में। व्हाई आर यू क्रिटिसाइजिंग इन पब्लिक? व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? तो मेरा ये मानना है चक्रवर्ती जी कि आई एम नॉट सेइंग मोदी जी इज 100% और बीजेपी इज 100% और उन्हें कुछ गलत हुआ ही नहीं होगा, कोई मिस्टेक किया ही नहीं होगा। आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम सेइंग कि हिंदू वोट्स ऑलरेडी बटे हुए हैं, उसको मैं और क्यों बांटू? और कुछ लॉजिक भी तो होना चाहिए। क्रिटिसाइज में करूं, लेकिन किस चीज के साथ कंपेयर करके क्रिटिसाइज करूं? यूपीए रूल को या इसी गवर्नमेंट के प्रीवियस टर्म को कंपेयर करके डेटा होगा तो मैं क्रिटिसाइज कर लूंगा कुछ। हाँ, मेरा भी रिसेंटमेंट है, मुझे लगता है कि ज्यादा स्पीड में काम होना चाहिए, ये मैं मानता हूं कि रिफॉर्म्स की स्पीड होनी चाहिए थी, लेकिन फिर मेरे पास कोई एग्जांपल नहीं है किसी गवर्नमेंट का अभी तक, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई टर्म मैंने ऐसा देखा हो जहां इतनी स्पीड से भी काम हुआ हो। ऐसा तो कोई मेरे पास डेटा नहीं है, तो फिर मैं कैसे क्रिटिसाइज करूं? आई डोंट अंडरस्टैंड। क्रिटिसाइज तो मुझे भी करना है, लेकिन अच्छा, इंप्रूवमेंट के लिए कुछ बोलना है तो कुछ कुछ टाइम पे मैं करता हूँ कुछ ट्वीट जहां पे मुझे लगता है, लेकिन मैं जनरली अवॉइड इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे और कोई तो दिखाई नहीं दे रहा बेटर, तो मैं वोट कटवा के कर क्या लूंगा? मुझे क्या हासिल होगा वोट कटवा के? अगर कोई बेटर दिख रहा हो तो मैं सोचूं भी। अगले 10-20 साल तक तो मुझे कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि कोई अच्छा ऑल्टरनेटिव बन के आ रहा हो। आई डोंट अंडरस्टैंड। क्रिटिसाइज तो मुझे भी करना है, लेकिन हवा में तो नहीं कर सकता ना, आई कांट। अभी मैं बीच में देख रहा था सब जेपी नड्डा जी पे कूद पड़े, सारे के सारे कूद पड़े। अरे भाई, पहले टॉपिक समझो तो क्या बात हो रही है। हेल्थ मिनिस्टर है वो, और तिरुपति लड्डू वाला जो इशू है, मैं भी आहत हूं, मुझे भी नहीं पसंद जो हुआ लोगों की आस्था के साथ। मैं ये बोल रहा हूं कि दो रीजन है। एक, कि धार्मिक स्पेसेस में नॉन धार्मिक लोगों का इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, जिस पर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने साफ बोल दिया कि वो नहीं अलाउ करेंगे, मंदिर में नॉन सनातनी लोगों को एंट्री नहीं अलाउ करेंगे। जब पहला मैटर क्लोज हो चुका है तो जेपी नड्डा जी ने दूसरा मैटर उठाया, विच इज फूड सिक्योरिटी इशू, जो सच है। तिरुपति नहीं, सारे के सारे मंदिर में आपको पता है कौन सा घी इस्तेमाल हो रहा है? आपको पता भी है?
आपके घर में कौन सा घी इस्तेमाल हो रहा है, उसमें बीफ नहीं है, आपको पता है? ही इज टॉकिंग करेक्ट. इट्स अ मैसिव फूड सिक्योरिटी इशू. आप समझ नहीं रहे हो. पहला मैटर तो क्लोज हो चुका है. आंध्र के चीफ मिनिस्टर बता चुके हैं कि नॉन हिंदूज नहीं एंटर करेंगे मंदिर प्रेमाइसिस में, इसके लिए ही विल एंश्योर. तो नड्डा जी दूसरा मैटर बता रहे थे. आज जब हम रोड साइड पे कुछ खाने की आइटम देखते हैं, स्नैक्स या जो फास्ट फूड जो होता है, भाई उसमें वो 100 रुपए का बटर डाल रहा है, वो 50 रुपीज चार्ज करके. तो 100 रुपए का कैसे उसको परवड़ता है, मुझे बताओ. वो असली चीज है क्या? इज दैट रियल बटर? इज दैट रियल घी? इज दैट रियल ऑयल? तो उसमें बीफ नहीं है, आपको पता है. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. नहीं, सबके सब कूद पड़े जेपी नड्डा पे, बिना समझे कि वो सही बता रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी का मैसिव प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करना पड़ेगा. हम सबके घर में वो बीफ वाला ही ऑयल घी आ रहा है, बीफ नहीं तो कोई और एनिमल का आ रहा होगा, या किस चीज में बना है वो भी नहीं समझ आ रहा है. वरना इतना सस्ता कैसे वो उतना चीज डाल रहा है वो भर भर के सारी फूड आइटम्स में. और तिरुपति मंदिर की बात हो रही है, कौन से मंदिर में रियल घी वाला यूज हो रहा है, मुझे बताओ. है कोई प्रूफ? तो मंदिर का प्रसाद तो टेस्ट करोगे आप उसके जगह जहां पे ऑयल और घी बन रहा है, वहां पे टेस्ट करो ना भाई. फूड सिक्योरिटी का सीरियस मैटर है. दिस इज व्हाट जेपी नड्डा वाज सेइंग. लेकिन सबके सब टूट पड़े, सबने एक्सपर्ट बनना है बस. ऐसे ही बस ऐਵੇਂ ही क्रिटिसाइज करो ना बीजेपी को, मतलब कुछ भी. धीरज शेट्टी जी धन्यवाद. विल ग्लोबलिस्ट नॉट हैव स्टेक इन सफरन? वेल, कंपनीज में तो कंपनीज फॉर्मेट ही ऐसा है जिसमें कहाँ किसका कितना स्टेक है वो कुछ समझ नहीं आएगा आपको. इनडायरेक्ट स्टेक भी अगर हो या इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंशियल पावर भी हो, यू कांट मेक इट आउट. वो तो रहता ही है कंपनीज में. YRD जी धन्यवाद. अंकित जी, आई वंडर हाउ पीपल लाइक मी फ्रॉम IT वुड पे देयर होम लोन EMI in tier 1 city during crisis. Shall we resell our real estate and make some profit now and keep cash? Please guide. देखिए, सबसे पहले तो मैं IT सेक्टर में जितनों को भी मिला था, स्पेशली जो लेड ऑफ हुए हैं, तो ये बच्चे सारे BMW, बेंज, ये सब लेके छोटे छोटे बच्चे. तो और फिर जब मैंने उनको पूछा सेविंग्स के बारे में, तो मेरे को बोल रहे हैं क्योंकि वो व्हाइट पर्सन मंडे को कुत्ता और बिल्ली लेके आता है जूम कॉल पे और हमको बोलता है कि मैंने वीकेंड पे ये सब मस्ती की और पैसे उड़ा दिए, और अब नाश्ता करने का भी पैसा नहीं है मेरे पास. जब वो लोग हमें मंडे जूम कॉल पे ऐसी स्टोरीज करते हैं, तो हमको भी लगा कि हमें भी वीकेंड में सारे पैसे उड़ा देने चाहिए, तो हमने भी उड़ा दिए. दिस इज द आंसर आई गॉट. ठीक है. फिर गवर्नमेंट को कोसने का क्या मतलब? तुमको किसने बोला था ऐसे पैसे उड़ाने को? मैं आपकी नहीं बात कर रहा हूँ, इन जनरल IT सेक्टर की बात कर रहा हूँ. ठीक है. उनके पास तो प्रिंटिंग मशीन है, वो तो करेंगे जो करना है उनको. वो तो कुत्ते बिल्ली लेके आएंगे जूम कॉल पे. तो आपने सोचना चाहिए था, आपकी लाइफस्टाइल आपने क्यों चेंज की उनके लिए? क्योंकि मंडे को कुछ हमें भी स्टोरी बनानी थी कॉल पे, तो हमने भी उड़ा दिए पैसे. ऐसे नहीं होता है. ओके. तो फिर आप भुगतो अगर हुआ है ऐसा कुछ. तो आप जो मुझे पूछ रहे हैं वो आपने खुद पहले तो ये जानना है. मुझे नहीं पता आप कौन सी कंपनी में हो, उसमें आउटसोर्सिंग का कितना पोर्शन है, क्लाइंट डाइवर्सिफाई हुआ है या नहीं हुआ है. आई वुड नॉट नो, राइट. सो आई कांट टेल यू इन अ स्पेसिफिक केस, बट इन जनरल आई एम टेलिंग यू कि थोड़ा इम्पैक्ट तो आना है अगर वेस्टर्न क्लाइंट्स है तो. प्रशांत जी धन्यवाद. व्हाट विल हैपन टू माय पैसिव इन्वेस्टमेंट इनकम इन इंडिया इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स? अगर वो स्पेसिफिक वही सेक्टर्स में है जो मैं बता रहा हूँ, तो क्राइसिस के बाद वो वापस बूम कर जाएगा. ड्यूरिंग स्टॉक पीरियड फॉर स्लैक पीरियड ऑफ 1.5 years, वो शॉर्ट टर्म में तो इम्पैक्ट होएगा बिकॉज सेंटिमेंटल होता है. मैंने एक्सप्लेन किया आपको. शॉर्ट टर्म में तो इम्पैक्ट आएगा. ओके. अभिषेक जी धन्यवाद. आज कुछ ज्यादा ही लंबा चल रहा है टॉक. ओके.
अभिजीत जी धन्यवाद। अंकित जी, माय फादर इज थिंकिंग अबाउट बाइंग प्रॉपर्टी इन मुंबई सबर्ब्स। देखिए ये स्पेसिफिक ये सब नहीं अलाउड है सेबी का। आई हैव टू, सेबी के रेगुलेशंस, आई कांट आंसर दिस स्पेसिफिक। आप ईमेल में भेज दें फॉर प्रोफेशनल एडवाइस, टीम जो है स्केड्यूल कर लेगी कॉल। डॉक्टर शाह virtual@gmail.com। अभिषेक जी धन्यवाद। इट इज ओके टू बाय क्रिप्टो एंड बिटकॉइंस इन कनाडा। कनाडा स्पेसिफिक नहीं पता, पर ऊपर जाएगा इतना मैं बता सकता हूँ, जो उसी में डीडॉलराइज कर रहे हैं। मिथुन एलन जी धन्यवाद। अंकित जी जय श्री राम। विच काइंड ऑफ स्कूलिंग? सबसे सबसे बढ़िया तो स्कूलिंग करानी नहीं, होम स्कूलिंग करा लो या गुरुकुल पकड़ लो, बेस्ट। ऐसी स्कूल में कौन डालेगा? मयंक जी धन्यवाद। नरेंद्र जी धन्यवाद। अंकित जी स्वयं का चैनल बनाने के लिए धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपकी संभाषण से ही हमारे प्रश्न जिज्ञासाओं का उत्तर मिल ही जाता है जी। बस कोशिश कर रहे हैं। देखो आज देखो कितना लंबा लाइव हो गया है। बस अब मुझे क्लोज करना है। प्रणव जी धन्यवाद। वाई predict Japanese future is bright? It's an old country. नहीं, Japanese future is not bright. Future for Indians in Japan is bright. जो मैंने प्रेडिक्शन दिया ही है कि एडल्ट इंडियंस को अडेप्ट करेंगे, अडॉप्ट करेंगे जापानीज ओल्ड लोग जो है वो। ठीक है रुद्र जी धन्यवाद। वेयर वेयर डीप स्टेट स्टोर देयर वेल्थ? देखिए कुछ उन्होंने फार्मलैंड्स लेना शुरू कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट का, तो आपको पता ही होगा। दूसरा, पुरानी पेंटिंग्स और उसमें डालते हैं वो पैसा, और फिजिकल गोल्ड। इन जनरल ये तीन चीजें प्रेफर करते हैं वो। उल्हास जी धन्यवाद। टोनी स्टार्क जी, व्हाट परसेंटेज ऑफ नॉन हिंदू डू घर वापसी? आई थिंक ऑल ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम। एमएसएस कंसल्टिंग एज मैनेजमेंट कंसल्टेंट कैन टेक एंशिएंट वैल्यूज एज प्रैक्टिस। जी बिल्कुल। um, हाँ बट आपको रिसर्च करना पड़ेगा, डेवलप करनी पड़ेगी उस हिसाब से। विनोद जी धन्यवाद। लास्ट फाइनली हाइश। कमल जी धन्यवाद। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द डे। जय हिंद, जय जिनेन्द्र, जय श्री राम।